हेलो क्लास 9th वालों, कैसे हो आप लोग। आज मैं लेके आया हूं आपकी सामाजिक विज्ञान का नया चैप्टर। बच्चों, चैप्टर का नाम है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। इस पूरे ही चैप्टर को एनिमेशन की मदद से समझाऊंगा, जिससे पूरा चैप्टर आपको एकदम मक्खन लगने लगेगा बेटा। ठीक है, तो देखो यार, यूरोप के अंदर जो है, जैसे रूस के अंदर जो क्रांति आई है ना, उसकी प्रेरणा पता है कहां से आई? उसकी प्रेरणा आई है फ्रांस से, फ्रांस की क्रांति से, जो कि हमारा पिछला चैप्टर भी था बेटा। पूरा एनिमेशन से समझाया है आप लोगों को। फ्रांस में जब क्रांति हुई ना, तो पूरे यूरोप में बहस छिड़ गई इस बात की कि अब हमको भी क्रांति चाहिए बेटा। ठीक है, तो फ्रांस के अंदर क्या था, फ्रांस का जो समाज है वो तीन तरीके से, तीन वर्ग में बटा हुआ था। सबसे पहला जो वर्ग था वो पादरी वर्ग था, जिसमें चर्च से रिलेटेड लोग आते थे। दूसरा वाला वर्ग जो है वो कुलीन वर्ग था, जिसमें राजा और उसके परिवार, उसके रिश्तेदार आते थे। और जो तीसरा वर्ग था उसके अंदर जो है पढ़े लिखे लोग हो गए, गरीब लोग हो गए, मजदूर लोग हो गए, है ना, इस तरीके के लोग आते थे। छोटे मोटे बिजनेसमैन, इस टाइप के लोग आया करते थे। और टैक्स जो है सिर्फ इन्हीं लोगों को देना पड़ता था, तीसरे वर्ग को। ऊपर के दोनों तो मौज करते थे और ये बस शासन करने का काम करते थे। ठीक है, तो इन जब वहां पर क्रांति आई तो इस बात की बहस जो है पूरे यूरोप के साथ साथ पूरे एशिया सभी दूर छिड़ गई। मतलब हमारे भारत में भी छिड़ गई कि हमको भी आजादी चाहिए, हमको भी समानता का अधिकार मिलना चाहिए, हमको कानून के सारे अधिकार मिलने चाहिए। बस इसी तरीके से अपने इस चैप्टर की शुरुआत होती है यहीं से बेटा। ठीक है, अब क्या था ना बेटा कि जो यूरोप में सामाजिक परिवर्तन को लेकर तीन विचारधाराएं थी। सबसे पहली थी उदारवादी विचारधारा, दूसरी थी रेडिकल विचारधारा और तीसरी थी रूढ़िवादी विचारधारा। सबसे पहले हम समझेंगे उदारवादी विचारधारा को। ठीक है, तो बेटा ये जो उदारवादी थे ना, ये समाज में परिवर्तन लाना चाहते थे। मतलब ये बदलाव चाहते थे, लोगों का भला हो ऐसा चाहते थे। ठीक है, और ये चाहते थे कि जितने भी धर्म यूरोप के अंदर है उन सबको जो है समान अधिकार मिले, ऐसे पक्ष में थे ये। मतलब ये यही चाहते थे कि सारे के सारे धर्मों को एक जैसा अधिकार मिले, कोई सा भी धर्म नीचा ना हो, कोई सा भी धर्म ऊंचा ना माना जाए, सबको एक जैसा माना जाए, ऐसा चाहते थे। यूरोप में उस समय बेसिकली जो ज्यादातर धर्म थे, जो ज्यादातर मानने वाले लोग थे, वो कैथोलिक और क्रिश्चियन थे बेटा। ठीक है, ऐसा। और ये लोग चाहते थे कि हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता मिले, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्ष में थे ये लोग, है ना, कि सबको स्वतंत्रता मिल जाए यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में जो है ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि राजा का बेटा राजा बने। जैसे फ्रांस में हुआ था ना कि राजा का बेटा राजा बने, अपने आप से देवीय शक्तियों की वजह से राजा का बेटा राजा बन रहा है, ये सब नौटंकी ये नहीं चाहते थे, ये नहीं मानते थे बेटा। ठीक है, बल्कि ये तो ये चाहते थे कि जो भी राजा बने, जिसको भी वो निर्वाचित हो, मतलब पहले चुनाव हो, चुनाव से जो जीता उसके पास में पावर जाए और वो लोगों का भला करे। ये लोग ऐसा चाहते थे। ठीक है, पर इनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि चुनाव तो करवाना चाह रहे थे, वोट तो दिलवाना चाह रहे थे, पर ये वोट जो है सिर्फ अमीर लोगों से ही वोट दिलवाना चाह रहे थे। गरीबों का तो ये वोट ही नहीं लेना चाह रहे थे, है ना, गरीबों का, महिलाओं का, इनका वोट नहीं लेना चाह रहे थे। तो ये इनकी ये कहीं ना कहीं परेशानी थी। बाकी की सारी चीजें इनकी बहुत बढ़िया है, पर इनकी ये जो है ये बेवकूफी वाला काम है इन लोगों का। ठीक है, ऐसा। दूसरे नंबर पर आता है रेडिकल। अब रेडिकल कौन थे? रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जिसको लोग, पूरी जनता चुने और वो भैया फिर पूरे देश को चलाए। ऐसी सरकार, जैसा अभी होता है कि नहीं, अपने यहाँ पे हम लोग जो है चुनाव लड़ते, चुनाव में वोट डालते और फिर जो है जो भी राजा बनता है, जो प्रधानमंत्री बनता है, इस सरकार के ये लोग जो है पक्ष में थे बेटा। ठीक है, इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार के आंदोलन के समर्थक में भी थे। मतलब बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि जो बेचारी महिलाएं हैं और जिनको वोट नहीं देने दे रहे थे, वो भी वोट दे कैसे भी करके, मतलब उनको भी अधिकार देना चाह रहे थे। तो ये इनकी एक अच्छी बात थी इन रेडिकल की। ठीक है, उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदार और जो संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकार के खिलाफ थे। ये नहीं चाहते थे कि जो बड़े लोग हैं ना, जैसे उदारवादी क्या चाहते थे कि बड़े लोग ही वोट दे, पर ये ऐसा नहीं चाहते थे। ये तो खिलाफ थे इस चीज के। काहे को भैया, पैसे तो तुम ही वोट दे पाओगे क्या, ऐसी नौटंकी नहीं चलेगी। इनको जो विशेष अधिकार मिल रहे थे ये उन सब चीजों के खिलाफ में थे बेटा। ठीक है, ये निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास में ही वो संपत्ति हो, उस चीज के विरोधी थे। ये चाहते थे कि भैया संपत्ति सबके पास में हो, है ना, पर ऐसा नहीं चाहते थे कि कुछ ही लोगों के पास में हो जाए बेटा। ठीक है, ऐसा। फिर आता है रूढ़िवादी। अब रूढ़िवादी कौन थे? रूढ़िवादी जो है ये भैया उदारवादी और रेडिकल दोनों के ही अपोजिट में थे, मतलब दोनों के खिलाफ में थे ये। ठीक है, ऐसा। मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद तो रूढ़िवादी ने भी बदलाव की जरूरत को स्वीकार कर लिया था। मतलब धीरे धीरे ये भी समझ तो गए थे कि यार बदलाव जरूरी है, बस ये यूं चाहते थे कि बदलाव तो हो, लेकिन हमारा जो पुराना
हिस्ट्री है, हमारा जो पुराना अतीत है उसका भी सम्मान रहे, है ना। ऐसा नहीं हो जाए कि भैया आपने जो है उस पूरी की पूरी जो पुरानी बातें, हमारी पूरी पुरानी हिस्ट्री हमारी, उसकी बैंड बजा दी, उसको सपाई नकार दिया आपने और कुछ अलग ही बदलाव कर दिया पूरा। ऐसा नहीं चाहते थे बदलाव हो पर धीमे धीमे हो और पुरानी सभ्यता का सम्मान भी बना रहे, ऐसे करके ये लोग चाहते थे बेटा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन, है ना। तो देखो यूरोप के अंदर क्या है कि बहुत सारे शहर बस रहे थे, वहां पर कारखाने मतलब इंडस्ट्री लग रही थी और वहां पर जो है सब शहरों को आपस में रेलवे से जोड़ा जा रहा था, मतलब रेलवे आ रहा था उस जगह पर, ठीक है। इन सब चीजों की वजह से क्या हुआ, एक नया ही वर्ग बन के आया जिसको मजदूरों का वर्ग कहते हैं, ठीक है। इनकी जिंदगी बहुत कठिन थी क्योंकि इनको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता था और इससे इनको पैसे भी मिलते थे, है ना, कमाई होती थी इनकी। हालांकि वो बात अलग है कि इनकी जो कमाई होती थी वो बहुत कम होती थी और काम करने का जो समय था, मतलब जो काम वर्किंग आवर्स जो थे वो बहुत ज्यादा होते थे और पैसे इनको बहुत कम मिलते थे, तो थोड़ा तकलीफ भरा जीवन था इनका, ठीक है। लेकिन कुछ भी हो, इनका घर चल रहा था, इनका काम चल रहा था, है ना। लेकिन कभी गलती से अगर मान लो उद्योग, जो अमीर लोग हैं जो भी इंडस्ट्री चला रहे, उसमें कोई दिक्कत हो जाती तो बेचारे इन मजदूरों को बाहर निकाल दिया जाता, जिससे बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ जाती थी, पर फिर इनको कोई काम ही नहीं मिलता था वहां पर, ठीक है। ऐसा अब क्या है, देखो शहर बढ़ रहे हैं, उद्योग बढ़ रहे हैं, इतनी सारी चीजें हो रही है, तो फिर जो है जो शहर है ना उसकी साफ सफाई करने में, इन सब चीजों में दिक्कत होने लग जाती थी, है ना। सफाई आसानी से नहीं, गंदगी बहुत ज्यादा फैलने लग गई थी, ठीक है। ऐसा, और उदारवादी लोग जो थे, जो रेडिकल लोग थे, ये दोनों के दोनों ही इन सब समस्याओं से निपटने के लिए कुछ न कुछ जुगाड़ तुगाड़ कर रहे थे। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा समाजवाद का उदय या फिर यूरोप में समाजवाद का आना, ठीक है। तो देखो जो समाजवादी लोग थे ना वो इन निजी संपत्ति के खिलाफ थे, मतलब कि ये उन लोगों के खिलाफ थे जिनके पास में पूरी की पूरी संपत्ति हो, ज्यादातर संपत्ति जिनके पास में हो, है ना। अमीर लोगों के, पूंजीवादी लोगों के ये लोग खिलाफ में थे, ठीक है। और ये लोग ये मानते थे कि समाज में जितनी भी समस्या चल रही है वो सारी की सारी समस्याओं की जो जड़ है ना वो निजी संपत्ति धारक है, मतलब जो निजी संपत्ति रखते हैं उन सब की वजह से पूरे समाज में दिक्कतें पैदा हो रही है, ठीक है। हालांकि ये लोग ये भी मानते थे कि देखो ये जो निजी संपत्ति वाले जो लोग हैं, जो पूंजीवादी लोग हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, मतलब जो पूरा इंडस्ट्री चला रहे हैं, व्यापार कर रहे, बड़े बड़े बिजनेस चला रहे, उद्योग चला रहे हैं, ये लोग लोगों को काम तो देते हैं, रोजगार देते हैं, है ना, लोगों का भला तो करते हैं पर उतना नहीं करते, है ना। इन लोगों का मेन मकसद क्या होता है, खुद का प्रॉफिट कमाना, खुद का भला करना, इनका मेन मकसद होता है। लोगों को थोड़ी बहुत तनख्वाह बांट देंगे और उनसे काम निकाल लेंगे, ऐसा ये लोग सोचते थे समाजवादी लोग, ठीक है। ऐसा आ गई बात समझ में। इसलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार न होकर, मतलब जो भी संपत्ति है उस पर किसी पर्टिकुलर एक आदमी का अधिकार न होकर उस संपत्ति पे पूरे समाज का अधिकार हो तो पूरे समाज का ही भला हो जाएगा, ना कि सिर्फ एक व्यक्ति का। तो बात सुनने में बड़ी अच्छी लग रही है ना, लेकिन इसके बहुत सारे नुकसान हैं जो कि आपको आगे धीरे धीरे समझ पड़ जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है। सोचने वाली बात है ना, अगर सबको ही बराबर बराबर बांट दोगे तो फिर समाज संपत्ति के बिना चलेगा कैसे, उस समाजवादी समाज का आधार क्या होगा, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ लोगों ने तर्क दिए कि कैसे चलेगा, बताया लोगों ने, है ना। तो लोग आए जैसे रॉबर्ट ओवन, लुईस ब्लैंक, ठीक है, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच एंजल, ये लोग आए और उन्होंने अपने तर्क दिए कि कैसे चलाना चाहिए समाज को, ठीक है। ऐसा तो सबसे पहले बताया भैया किसने, रॉबर्ट ओवन ने। अब जो रॉबर्ट ओवन थे ये इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवन थे, इंग्लैंड के उद्योगपति थे। छोटा मोटा आदमी तो कौन बोलेगा, बेचारा गरीब आदमी, बड़े बड़े लोग ही इस तरह की बातें कर रहे थे, है ना। ने इंडियाना अमेरिका में नया समन्वय, न्यू हार्मनी के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना का प्रयास करा, ठीक है। इन्होंने एक नया समुदाय बनाने की कोशिश करी बेटा। अब उस समुदाय की खासियत ध्यान से सुनना क्या है। कुछ समाजवादी सामूहिक उद्यमों कोऑपरेटिव के पक्ष में थे जहां मजदूर मिलकर काम करे और मुनाफा आपस में बांट ले। बेसिकली इन्होंने एक आइडिया दिया कि देखो एक जमीन है, उसके ऊपर सारे के सारे मजदूर मिलकर काम करे, अब उससे जो भी मुनाफा हो उस प्रॉफिट को ये बराबर बराबर बांट ले। इन्होंने ये आइडिया दिया, इससे लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कोई अमीर नहीं बनेगा, कोई अमीर गरीब नहीं रहेगा, सब बराबर हो जाएंगे। इन्होंने ऐसा आइडिया दिया बेटा, ठीक है। किसने दिया, ये रॉबर्ट ओवन ने, है ना। फिर दूसरे व्यक्ति थे जिनका नाम था लुईस ब्लैंक। फ्रांस में लुईस ब्लैंक चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। अब इसका मतलब आप समझो, ये भी यही चाहते थे कि जो पूंजीवादी उद्यम है उसको तो हटाओ,
है ना, और जो सामूहिक उद्यम है उसको लगा दो। कहने का मतलब ये है कि ये भी यही चाहते थे कि लोगों के बीच में सारे का सारा उद्यम चले जाए, किसी पर्टिकुलर एक आदमी के हाथ में वो उद्यम नहीं रहे, वो इंडस्ट्री नहीं ले, उस इंडस्ट्री पे पूरा अधिकार किसके बीच में, पूरे समाज का अधिकार हो जाए। बस ये चाहते थे कि ये काम सरकार करे। अगर सरकार ये कोई डिसीजन लेगी, सरकार कोई नियम कानून बनाएगी तो अपने आप सब लोगों को मानना ही पड़ेगा, वरना लोग नहीं मानेंगे। अभी भी होता है ना, सरकार अगर नियम बनाती है तो सब लोग मानते हैं, वरना लोग नहीं मानते। तो ये यही चाहते थे कि पूरी की पूरी जो उद्यम है, इंडस्ट्री है, वो लोगों के पास, समाज के हाथ में चले जाए, किसी एक आदमी के हाथ में नहीं हो बेटा, ठीक है ऐसा। फिर तीसरे नंबर पे आए कार्ल मार्क्स, है ना। अब जो कार्ल मार्क्स है और उनके साथ एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था फ्रेडरिच एंजल्स, इन्होंने भी अपने कुछ तर्क प्रस्तुत करे। अब इन्होंने अपने क्या तर्क प्रस्तुत करे, ध्यान से सुनना, है ना। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज जो है वो एक पूंजीवादी समाज है। कहने का मतलब जितने भी लोग उद्योग चला रहे हैं वो पूंजीवादी लोग हैं। पूंजीवादी मतलब वो पैसे वाले लोग हैं, पूंजी उन्हीं लोगों के पास में है, ठीक है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से आता है। ये बात भी ठीक है भैया कि देखो जितनी भी फैक्ट्री है उसकी जो पूंजी है उसके मालिक कौन है, ये फैक्ट्री का मालिक होगा, पर इसका जो मुनाफा आ रहा है, इसके यहाँ पर जो मजदूर काम करते हैं, जब वो मेहनत करते हैं तो वो इसको पैसा कमा के देते हैं। तो सही बात है ना, ये भी बिल्कुल सही बात है ना। तो मार्क्स ये कहना चाह रहा था कि जब तक निजी पूंजीपति जो है, जितने भी निजी जो है पूंजीपति, वो अपने मुनाफे का संचय करते रहेंगे, सारा मुनाफा जब तक वो लेते रहेंगे तब तक इन मजदूरों का, गरीब किसानों का, जितने भी जो गरीब मजदूर लोग हैं, इनका भला होने वाला नहीं है। इसलिए ये कार्ल मार्क्स जो है इन मजदूरों को भड़का रहे थे कि भैया अपने को ऐसे पूंजीपति वाला जो समाज है ना, ये पूंजीपति वाला जो सिस्टम है ना, इसको उखाड़ के फेंक दो, हटाओ इन सब लोगों को यहाँ से, और पूरी की पूरी पावर, पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री है, सब चीजों पे अपना पूरे समाज का अधिकार होना चाहिए। भड़का रहे थे ये लोग इनके ऊपर, ठीक है ऐसा। मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा, जिसमें सारी संपत्ति पूरे समाज के हाथ में चली जाए। मतलब कोई संपत्ति पे किसी एक व्यक्ति का अधिकार ना हो, बहुत सारे लोग, मतलब पूरे समाज का अधिकार हो। इसमें कोई पूंजीवादी नहीं रहेगा, कोई अमीर नहीं रहेगा और कोई गरीब नहीं रहेगा। कहने का मतलब यह है कि कार्ल मार्क्स जो है, ऊपर के जो दोनों ने बोला उनसे ही कहीं ना कहीं मिलती जुलती बातें ही कर रहे थे बच्चों, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने भविष्य के इस समाज को, ऐसा जो समाज अगर बनता है तो उस समाज को इन्होंने एक नाम दिया जिसको बोलते हैं साम्यवादी या फिर कम्युनिस्ट। क्या बोलेंगे बेटा, साम्यवादी या फिर कम्युनिस्ट। और ये कार्ल मार्क्स का जो है, ये पूछा भी जाता है कि कार्ल मार्क्स के विचार लिख के बताओ, तो आपको ये सब बातें उसमें लिखनी है। मैं आपको सब चीजें बता रहा हूं जो बीच बीच से भी क्वेश्चन आते हैं, बाकी के जो पीछे के क्वेश्चन है वो सब चीजें तो मैं आपको करवा ही रहा हूं। यहाँ पे सारी चीजें कवर हो जाएगी आराम से, टेंशन मत लेना, आपको मजा आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा समाजवाद के लिए समर्थन, है ना। अब क्या है कि 1870 तक आते आते समाजवाद की जो विचारधारा है वो पूरे यूरोप में फैल गई थी, और फैलेगी भी सही ना। हर एक व्यक्ति क्या चाहेगा कि जो पैसा अमीर लोगों के पास है, वो पैसा का पैसा अगर पूरा समाज में बढ़ जाए, सारे समाज में बढ़ जाए तो बड़ी खुशी की बात है यार, सबके मजे हो जाएंगे। इसलिए ऐसी विचारधारा है तो बिल्कुल बहुत आसानी से फैल जाती है ना। और तो और जो समाजवादी पार्टी थी, उन्होंने भैया जो समाजवादी जो लोग थे, उन्होंने अपनी एक संस्था भी बना ली थी ताकि उनके जो विचार है वो बहुत अच्छे से चल सके, लोग उसमें मिलजुल के काम करें। और उस संस्था का नाम था द्वितीय इंटरनेशनल संस्था। क्या नाम था बेटा, द्वितीय इंटरनेशनल नाम से एक संस्था बनाई थी इन लोगों ने, ठीक है ऐसा। और तो और पता है इन्होंने क्या किया, इंग्लैंड और जर्मनी के अंदर बहुत सारे लोगों ने अपने अपने संगठन बना लिए थे, है ना। और संगठन तो बनाए ये लोग, इसमें क्या करते थे, कोष भी इकट्ठा, मतलब पैसा भी रखते थे अपने पास में, ताकि मुसीबत के समय ये अपने लोगों की हेल्प कर सके, उनको फायदा पहुंचा सके बच्चों, है ना। और यहां पर इन्होंने क्या किया, वोट मांगने का अधिकार मांगने लग गए कि हमको भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए, हमारे काम के घंटे कम कर दो, हम बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, इस तरीके की चीजें ये करने लग गए थे बेटा, ठीक है। जर्मनी के अंदर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, वहां के जो संगठन थे, उन्होंने भैया सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इन संगठनों के काफी गहरे रिश्ते थे, और ये चुनाव में उन पार्टियों की मदद करते थे, पैसा
पहुंचाते थे वहां पर, ठीक है। सेम बात जो है ब्रिटेन के अंदर भी होता था। ब्रिटेन के लोगों ने भी अपनी पार्टी बना ली थी, वहां के जो संगठन के जो लोग थे, साम्यवादी जो लोग थे, उन्होंने भी अपनी पार्टी बनाई जो कि लेबर पार्टी के नाम से फेमस थी वहां पर, है ना। ऐसे के ऐसे ही यहाँ पर जो समाजवादी लोग हैं जिन्होंने फ्रांस के अंदर भी एक पार्टी बना ली थी, उस पार्टी का नाम था बेटा सोशलिस्ट पार्टी। क्या नाम था? फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ऐसी पार्टी का गठन किया गया था। मतलब जो समाजवादी लोग थे उन्होंने संस्थाएं भी बना ली, उन्होंने भैया पार्टियां भी बना ली, बहुत कुछ कर रहे थे, अलग अलग पार्टी बना रहे थे, लेकिन फिर भी जो है इनकी कहीं पे भी सरकार नहीं बन पा रही थी। इतनी सारी पार्टियां बन रही थी, सब कुछ हो रहा था, पर इनकी सरकार नहीं बन रही थी कैसे भी करके। लेकिन एक जगह ऐसी थी, रूस, है ना, यूरोप में जो रूस है वहां पर पासा पलट गया भैया। मतलब वहां पर जो है इन लोगों ने अपनी सरकार बना ली। वहां सरकार बनाने के इसमें मतलब वहां पर जो है सरकार बना ली इन लोगों ने। और कब बनाई? ये 1917 के अंदर बनाई बेटा, ठीक है, ऐसा। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रूसी क्रांति, है ना। अब रूसी क्रांति में क्या हुआ, ध्यान से सुनना। 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया था, ठीक है। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन, राजशाही का पतन मतलब जो रूस के राजा थे, रूस के राजा का नाम बता देता हूं आपको, जार निकोलस, उनका जो शासन था उसका लोगों ने खात्मा कर दिया था, एंड कर दिया था वहां पर, है ना। और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अक्टूबर क्रांति किसको कहते हैं बेटा, अक्टूबर क्रांति किसको कहते हैं, ये सवाल बहुत बार पूछा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ऐसा। तो आपसे अगर छोटे नंबर में पूछ ले, 1-2 नंबर में, तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है कि फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, ऐसा। अब सवाल उठता है कि आखिर रूस में ऐसा क्या हो गया, पूरे यूरोप में तो नहीं हो रहा, पर इस रूस में ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से वहां पासा पलट गया, वहां पर कैसे क्रांति आ गई, क्या चीजें हुई कि समाजवादी जो साम्यवादी लोग हैं वो उसके अंदर चले गए, कैसे उन्होंने अपना कब्जा कर लिया, उन्होंने कैसे वहां पे शासन चला लिया, ये सब घटनाएं हुई कैसे। तो इन सब चीजों को समझने से पहले हमको जो है रूस का इतिहास जानना पड़ेगा, वहां की क्या क्या कंडीशन थी, वहां का क्या क्या स्थिति परिस्थिति कैसी थी, वहां के लोग कैसे थे, इन सब चीजों को हमको समझना पड़ेगा बेटा अपने को, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं बेटा रूसी साम्राज्य के बारे में, है ना। तो रूसी साम्राज्य 1914 में कैसा था बेटा, ठीक है। तो रूस के जो राजा थे उनका नाम था जार निकोलस द्वितीय। मतलब रूस के ऊपर कौन शासन करते थे? जार निकोलस द्वितीय का शासन था। आई बात समझ में। अब क्या था कि जो मॉस्को, जो रूस है ना, उसकी भौगोलिक स्थिति भी बताता हूं आपको, ध्यान से सुनना, है ना। रूस पहले के टाइम पे सिर्फ रूस ही रूस नहीं था, रूस के आसपास के जो देश थे जैसे कि फिनलैंड हो गया, एस्टोनिया हो गया, लातविया, लिथुआनिया, है ना, बेलारूस, यूक्रेन और थोड़ा बहुत पोलैंड का हिस्सा, ये सारा का सारा हिस्सा जो है ये भी रूस के अंदर ही आता था बेटा, रूस के कब्जे में ही था ये, है ना, ऐसा रूस का ही पार्ट हुआ करता था। और ये प्रशांत महासागर तक फैला था ये सारा का सारा पार्ट, ठीक है। तो ये रूस की भौगोलिक स्थिति हो गई। अब रूस के अंदर अगर हम धर्म की बात करें कि रूस में कौन सा धर्म चलता था, तो रूस के अंदर बेटा ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च जो है इनको मानने वाला धर्म चलता था। इनको मानने वाला एक धर्म था जिसको बोलते थे रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, जो कि इसकी एक शाखा थी। मतलब ज्यादातर लोग जो रूस में थे, धर्म जो चलता था वो चलता था रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। और थोड़े बहुत लोग जो है दूसरे धर्म को भी मानते थे वहां पे रहने वाले, जैसे कि कैथोलिक हो गया, है ना, कुछ मुस्लिम्स भी थे, कुछ बौद्ध भी थे, तो थोड़े बहुत ये लोग भी थे वहां पर ज्यादातर वहां कौन सा धर्म चलता था बेटा? रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी चलता था, ठीक है, ऐसा। अब अर्थव्यवस्था कैसी थी वहां पे? तो वहां पर जो ज्यादातर लोग काम करते थे, 85% से ज्यादा लोग जो है वो खेती का काम करते थे। कौन सा काम करते थे? अपनी आजीविका कैसे चलती थी? खेती के ऊपर डिपेंडेंट थे। और वहां पे जो इंडस्ट्री थी वो बहुत कम थी, और जो थोड़ी बहुत थी भी सही ना, वो पीटर्सबर्ग के अंदर, जो सेंट पीटर्सबर्ग, वहां रूस की एक बहुत बड़ी जगह है, शहर है, वहां पर हुआ करती थी। मॉस्को के अंदर इंडस्ट्री हुआ करती थी बेटा वहां पर, ठीक है, ऐसा। अब क्या है कि जब रूस के अंदर धीरे धीरे तरक्की हो रही थी, रेल
नेटवर्क फैल रहा था। अब जब भी किसी देश में रेल नेटवर्क फैलता है, वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो जाता है तो वहाँ का बिजनेस अच्छा हो जाता है। जब बिजनेस अच्छा हो जाता है तो बाहर के जो विदेशी लोग हैं वो उस देश में पैसा लगाने के लिए आते हैं, क्योंकि वो ग्रोइंग कंट्री है, वहाँ पे पैसा लगाएंगे तो उनका पैसा भी बढ़ेगा बेटा। तो इतना सारा पैसा जब रूस के अंदर आया तो वहाँ का जो कोयला उत्पादन है ना, उसके अंदर 2 गुना वृद्धि हो गई। वहाँ का जो स्टील उत्पादन है उसमें 4 गुना वृद्धि हो गई, जिससे रूस जो है वो तरक्की करने लग गया था अल्टीमेटली, है ना। और लेकिन क्या था कि जो ज़्यादातर कारखाने थे ना वो उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थी। मतलब कारखाने किसके पास में थे? जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वहाँ के बड़े बड़े, उनकी निजी संपत्ति के अंदर आते थे। पहले तो ऐसे ही था, समाजवादी तो बाद में आए ना। तो अब हम यहाँ पे वही चीज़ समझ रहे कि पहले वहाँ क्या क्या हो रहा था, वो सब चीज़ें समझ रहे अपन। तो ज़्यादातर कारखाने किसके अंडर में थे? बड़े बड़े अमीर लोगों के अंदर में, है ना, उद्योगपतियों के अंदर में आते थे बेटा वहाँ पर, है ना। और सामाजिक स्तर पर मजदूर जो है वो बटे हुए थे। मजदूर बटे हुए थे, पहले एक जैसे नहीं थे, पहले ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा था वहाँ पर, सब लोग अलग अलग थे। कुछ मजदूर जो है गाँव को छोड़ के, मतलब उनका जो घर बार था उसको कंप्लीटली छोड़ के शहर में बस गए थे, और कुछ लोगों ने अभी भी अपना उस गाँव से जुड़ाव बना रखा था वहाँ पर, ठीक है, ऐसा। अब क्या हुआ कि 1914 में जो औरतें हैं ना वो भी उस फैक्ट्रियों में काम करती थी, पर उनको वेतन कम मिलता था, पैसे कम मिलते थे, और आदमियों को पैसे ज्यादा मिलते थे, ठीक है। औरतों को जो है आधे से, मतलब मान लो आदमी को 10,000 रुपए मिल रहे हैं तो इनको 5,000 से कम पैसे मिलेंगे, कम रुपए मिलेंगे। रुपए क्या, वहां पर जो भी करेंसी चलती होगी वो मिलता था, यूरो वगैरह, ठीक है, ऐसा। अब क्या है, देहात की ज़्यादातर ज़मीन पर किसानी खेती करते थे। किसान क्या करते थे? खेती करते थे। लेकिन बात यह है कि जो ज़मीन थी ना, भले वो खेती तो किसान कर रहे, पर ज़्यादातर ज़मीन किन की थी? अमीर लोगों की थी, चर्च की ज़मीन थी, सामंतों की ज़मीन थी, ऐसे लोगों की ज़मीन हुआ करती थी बेटा वहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा, रूस की स्थिति फ्रांस से अलग क्यों थी। तो देखो, जो फ्रांस के किसान लोग थे, जो वहाँ के जो वर्कर्स थे, वो लोग अपने राजा का बहुत सम्मान करते थे बेटा, है ना। वहाँ के राजा कौन थे? लुईस 16 थे। तो ये जो लोग थे ना, ये अपने राजा की बहुत इज्जत करते थे, और मुसीबत आने पर अपने राजा के लिए लड़ मरने के लिए भी तैयार थे, इतनी इज्जत करते थे। पर रूस में उल्टा था। जो रूस के लोग थे, जो रूस के किसान हो गए, जो वर्कर्स थे, वो अपने राजा की ही संपत्ति को लूटने की कोशिश करते थे। अपने राजा की बैंड बजाने पे तुले हुए थे, और उसकी संपत्ति को जो है लूट कर सब लोगों में बांटने की सोचते थे। ऐसे लोग थे ये लोग, है ना, बहुत बड़े वाले लोग थे। यहाँ तक कि ये कभी लगान नहीं देते थे, टैक्स वगैरह भी नहीं देना पसंद करते थे। अगर कोई इनसे टैक्स मांगने भी आ जाता, मान लो कोई जमींदार जो है इनसे टैक्स मांगने आ जाता, तो भैया उसको मार देते थे, इतने बड़े वाले थे, ठीक है। और एक और तरीके से भी ये अलग थे। इनकी सोच क्या थी कि देखो, जो पूरी जमीन है ना, उस पूरी जमीन को ये इनके कम्यून को सौंप देते थे, इनके मीर को सौंप देते थे। अब वो मीर क्या करता था? लोगों की जरूरत के हिसाब से जमीन बांट देता था। जैसे मैं बताता हूं आपको, मान लो कि किसी के घर में 4 मेंबर है, तो ज्यादा लोग हैं तो उसको ज्यादा जमीन दे देता था, ठीक है। किसी के यहाँ पे थोड़े कम लोग हैं तो उसको थोड़ी कम जमीन दे देता था। किसी के यहाँ पर जो है और कम लोग हैं तो इसको और कम जमीन दे देता था। मतलब हर व्यक्ति को अपने अपने जरूरत के हिसाब से जमीन बांट देता था, जिससे सबका काम बढ़िया चल जाता था। अब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको कि हाँ यार ये अच्छा ही तो है, एक तरीके से देखने में कितना बढ़िया लग रहा है, सुनने में कितना बढ़िया लग रहा है कि ठीक था, ठीक है। तो ऐसे ही वहाँ के लोगों को भी बहुत बढ़िया लगता था। अब क्या था रूस में, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, रूस में समाजवाद। अब ध्यान से सुनना, है ना। रूस के अंदर जो है 1914 से पहले रूस में राजनीतिक पार्टियां बनाना इलीगल था। मतलब आप वहां पे कोई पार्टियां नहीं बना सकते। जैसे अपने यहाँ पे पार्टियां हैं कि नहीं, पार्टियां का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे अपने बीजेपी है, कांग्रेस है, ऐसे वहां पर जो है कोई पार्टी नहीं बना सकता था उस समय, ठीक है। ऐसा कब की बात है? 1914 से पहले रूस में पार्टी बनाना इलीगल होता था बेटा वहां पर, ठीक है। लेकिन जो मार्क्स के विचारों को मानने वाले लोग थे, उन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली थी, चोरी चुप्पे एक पार्टी बना ली थी, जिसका नाम था रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी। क्या बोला मैंने? रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी। इन्होंने एक इलीगल तरीके से इसको ऑपरेट भी करते थे, और इनका एक न्यूज़पेपर आता था। उस न्यूज़पेपर के जरिए जो है ये अपने विचारों को सब आम जनता तक पहुंचाते थे और जनता को इकट्ठा करते थे। अब जनता इकट्ठा बहुत आसानी से होगी, क्योंकि लोगों को ऐसे लगता था ना कि यार राजाओं की पूरी संपत्ति हम छीन लेंगे तो पैसा सब दूर बढ़ जाएगा, हमारा भी फायदा हो जाएगा। तो ऐसी बातें सुनने के, जब भी किसी को ऐसी बातें सुनने में अच्छी लगती है तो लोग इकट्ठा भी हो जाते थे इन सब चीजों के चक्कर में वहां पर, ठीक है, ऐसा। अब क्या था कि 19वीं सदी के आखिर में रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफी सक्रिय हो गए थे। अब गांव गांव में भी समाजवादी फैलने लग गए थे वहां पर, ठीक है। उन्होंने वहां पे 1900 में,
है ना। कब बेटा? 1900 के अंदर उन्होंने वहां पर एक पार्टी बना ली थी जिसका नाम था सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे? समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी उन्होंने बनाई थी। और ये कब बनाई थी? 1900 के अंदर बनाई थी। इस पार्टी ने किसानों के हित में बहुत सारे काम किए और संघर्ष भी किए थे बेटा। तो मैंने बेसिकली आपको यहाँ पर दो पार्टियों के नाम बताए हैं। एक पार्टी का नाम है रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी और एक पार्टी है सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी, समाजवादी पार्टी। ठीक है, इन दोनों में अंतर क्या है? तो देखो, ये जो पार्टी थी ना बेटा, ये श्रमिकों के लिए गठित की गई थी। जो श्रमिक होते ना, जो लेबर होते ना, उनके लिए, मजदूरों के लिए बनी थी ये पार्टी। अब मजदूर कहाँ है? फैक्ट्रियों में काम करते हैं। वो फैक्ट्रियां कहाँ होती है? शहर के अंदर होती है। इसलिए ये पार्टी शहर के अंदर थी बेटा। ठीक है, ऐसा, और शहर में होती थी और ये इलीगल थी। पार्टी बनाना ही इलीगल था, इसलिए इलीगल थी। और ये जो पार्टी थी ये गांव के अंदर होती थी और ये किसानों के लिए बनी थी। किसान गांव में रहते हैं, इसलिए गांव गांव में ये काम करती थी। ठीक है, दोनों एक ही लोग, वही साम्यवादी जो लोग थे, जो कम्युनिस्ट लोग थे, वो ही इन सब पार्टियों को बना रहे थे। ये वाली पार्टियां भी उनकी थी जो शहर में काम कर रही थी और अपने विचारों को फैला रही थी। ये वाली पार्टी भी उन्हीं की थी जो गांव में काम कर रही थी और अपने विचारों को फैला रही थी। हालांकि दोनों ही पार्टियां इलीगल हुआ करती थी। आई बात समझ में आपको? ठीक है, अब देखो, ये जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी है, इसमें भी दो ग्रुप हुआ करते थे। एक था बोल्शेविक, है ना, और एक था मेंशेविक बेटा। ठीक है, बोल्शेविक जो है उसके प्रमुख थे व्लादिमीर लेनिन। कौन थे? व्लादिमीर लेनिन। भैया बहुत बड़ा रोल है आपका इस चैप्टर के। ये जो है ना, इनने ही बहुत सारी चीजें करी इस चैप्टर में, बहुत सारा काम इन्हीं के थ्रू हुआ है बेटा। ठीक है, बहुत फेमस पर्सनालिटी है ये। ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पे बोल्शेविक जो है उनके प्रमुख कौन थे? व्लादिमीर लेनिन थे। बोल्शेविक का ये मानना था, इनका ये मानना था बेटा कि देखो, जो पार्टी है ना उसमें जो लोग हैं वो डिसिप्लिन होने चाहिए, अनुशासित लोग होने चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई ऊटपटांग लोग नहीं आने चाहिए भैया, अनुशासित लोग आने चाहिए। जबकि जो मेंशेविक थे उनके भैया प्रमुख थे जूलियस मार्टो, और इनकी सोच ये थी कि पार्टी के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग आने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ने चाहिए, डिसिप्लिन गया भाड़ में। इस तरीके की इन दोनों की विचारधाराएं थी बेटा। ठीक है, तो दो ग्रुप चल रहे हैं, एक बोल्शेविक और एक मेंशेविक। हम यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा इस बोल्शेविक के बारे में बहुत पढ़ने को और आगे इसकी बातें होगी, तो आप ध्यान से याद रखना इन सब चीजों को। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा उथल पुथल का समय, जिसको 1905 की क्रांति भी बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो देखो, अभी तक हमको ये पता है कि भैया जो रूस है उसका राजा कौन था? वहां के राजा थे जार निकोलस द्वितीय। ठीक है, और रूस के अंदर जो है पार्लियामेंट जैसा कोई कंसेप्ट नहीं था। मतलब वहां लोकसभा, विधानसभा, ये सब चीजें होती नहीं थी। वहां पर तो क्या होता था कि जो राजा साहब निर्णय ले लेंगे, जो राजा साहब कह देंगे वो करना पड़ेगा। वहां पे वहां की जनता को झक मार के वो सब काम करने पड़ेंगे, ऐसा काम होता था वहां पर। ठीक है, अब क्या था कि जो रूस है और जो जापान है उनके बीच में अक्सर लड़ाइयां होती थी, अक्सर युद्ध चलता था। ठीक है, अब ये युद्ध क्यों चल रहा था? क्योंकि ये जो दोनों ही देश है ना, ये कोरिया को और मंचूरिया को हड़पना चाहते थे, उसके ऊपर अधिकार जमाना चाहते थे। इसलिए जो है ये दोनों देश आपस में लड़ाई करते थे। किसके लिए लड़ाई कर रहे थे? ये कोरिया और मंचूरिया के लिए लड़ाई कर रहे थे यहाँ पर ये। ठीक है, ऐसा। अब उस लड़ाई में ये जो रूस है ना, ये हर बार हार रहा था। जापान इसको हर बार हरा रहा था, लपक के ठोके जा रहा था, और ये हर बार हार रहा था उसकी वजह से जापान से। ठीक है, लेकिन यहाँ के जो राजा थे ना, जार निकोलस द्वितीय, वो इतने अड़ियल थे कि उन्होंने भैया वो हार मानने को ही तैयार नहीं थे। वो बार बार इससे लड़ाई करने के लिए जा रहे थे। अब सोचो, आप बार बार अगर युद्ध होता रहेगा तो वहां की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? वहां पर जो है महंगाई वाड़ा बढ़ने लग जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाएगी वहां पर। जिससे क्या हुआ कि वहां के जो लोग थे ना, रूसी मजदूरों के लिए 1904 का साल बहुत बुरा रहा। मतलब उसी साल युद्ध वगैरह हो रहे थे, तो बहुत परेशानी वाला इन लोगों को समय देखना पड़ गया। क्यों? क्योंकि देखो, एक तो खाने पीने की चीजें महंगी हो रही थी, महंगाई वाड़ा बढ़ रहा था, और इनकी जो इनकम है ना वो 20% से नीचे घट गई थी। ठीक है, अब इन सब चीजों से परेशान होकर इन लोगों ने क्या करा? इन्होंने अपने संगठन बना लिए। इन सब मजदूरों ने संगठन बना लिया। बेचारे परेशान होंगे तो कुछ तो करने की ये भी सोचेंगे ही सही ना। तो इन्होंने सोचा अब अपन सब इकट्ठा हो जाते हैं और इस राजा का विरोध करते हैं। इसने बहुत चला ली अपनी। ठीक है, तो इन सब लोगों ने, इन सारे के सारे मजदूर जो है इकट्ठा हो गए
गए और ये जो है गेपोन, पादरी गेपोन के नेतृत्व में ये सारे के सारे मजदूर जो है ये जो जॉर्ज निकोलस है ना उसके महल के सामने जाके इकट्ठा हो गए। ये इकट्ठा क्यों हुए थे? ये चाहते थे कि भैया ये जो तुम्हारा युद्ध बुद्ध इसको बंद कर दो यार, हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए, इसलिए वहां पर गए थे। अब इतनी सारी पब्लिक जब इस महल के सामने, विंटर पैलेस, याद रखना जो जार निकोलस का महल है उसका नाम क्या है? विंटर पैलेस है। जब इतनी सारी पब्लिक इस विंटर पैलेस के सामने इकट्ठा हुई ना तो वहां के जो सिपाही वगैरह थे, जो सोल्जर थे वहां के, उस राजा के जो भी आर्मी थी, उन्होंने भैया इन लोगों के ऊपर गोलियां चला दी, अंधाधुंध धमाधम 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 फायरिंग करना स्टार्ट कर दी। जब फायरिंग हुई ना तो इसमें लगभग 100 से ज्यादा लोग तो मर गए और 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए भैया। इतनी भयंकर बात हो गई, भयंकर ब्लड बात हो गया था वहां पर। इसीलिए उस दिन, और ये सारी की सारी चीजें कब हो रही थी? रविवार के दिन हो रही थी। इसलिए इस पूरी घटना को इतिहास में खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है खूनी रविवार किसको कहते हैं। तो आ गई आपको बात समझ में, खूनी रविवार किसको कहते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ बेटा, जब इतनी लड़ाई झगड़े हो गए, ऐसे लोग मर गए तो लोग परेशान हो जाएंगे, तो लोगों ने हड़तालें शुरू कर दी। बहुत पूरे देश में हड़तालें होने लग गई कि यार ये सब नहीं चलेगा यार, ये ना ये राजा का बहुत हो गया, ये बंद करना पड़ेगा कैसे भी कर कुरा के। ठीक है, तो लोग जो है राजा के खिलाफ में होने लग गए थे। वो रुक ही नहीं रहे थे, राजा को बार बार बोल रहे थे कि तुम्हारा जो शासन है, तुम ही पूरा राज कर रहे हो ना, तुम अकेले निर्णय लेते हो, इसको बंद करो। और भैया बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, है ना, उन्होंने अपनी पढ़ाई करना छोड़ दी, मतलब स्कूल वगैरह जाना बंद कर दिया, विद्यालय में कॉलेज में सब कुछ बंद कर दिया उन्होंने। वो खिलाफ में हो गए थे, इतना गुस्सा दिखा रहे थे, है ना। और जो डॉक्टर है, वकील साहब है, इन सब लोगों ने अपना काम करना ही बंद कर दिया। और हर एक व्यक्ति बस यही चाहता था कि ये राजा का जो पूरी पावर है ना, राजा के हाथ में नहीं रहनी चाहिए, हमको भैया संविधान चाहिए, मतलब संविधान सभा, मतलब हमको असेंबली बनानी है ताकि सारी की सारी पावर जो है वो राजा के हाथ में ना हो। जैसे फ्रांस में हुआ था ना, ऐसे इन लोगों के दिमाग में भी थी ये सारी की सारी बातें। तो ये भी यही चाहते थे कि यार अपन भी अपनी असेंबली बनाओ ताकि पावर जो है राजा के हाथ में ना हो। अब राजा परेशान हो गया इन लोगों से, तो उन्होंने इनको अलाउ कर दिया कि चलो ठीक है, अब तुम लोग बना लो तुम्हारी असेंबली, है ना। तो इन्होंने जो है उस समय ड्यूमा का गठन कर दिया था। बेसिकली ड्यूमा और कुछ नहीं है, असेंबली को ही ड्यूमा कहते हैं। जो संविधान सभा है ना उसी को ड्यूमा कहते हैं बेटा, और कुछ नहीं, पार्लियामेंट को ही ड्यूमा के नाम से बोला जाता है। तो लोग जो पहली ड्यूमा बनी थी वो लगभग इस राजा ने जो है, जो पहली बार की जो ड्यूमा बनी ना उसको 75 दिन में ही खत्म कर दिया था। ठीक है, और फिर जब डबल से ड्यूमा बनी, मतलब लोगों ने जो है अपने नेता चुने, है ना, निर्वाचन मतलब वोट देके अपने नेता चुने, तो जब दूसरी ड्यूमा बनी तो उसको इन्होंने 3 महीने में खत्म कर दिया था। ठीक है, राजा क्या चाहता था, ड्यूमा को खत्म ही करना चाहता था, हर बार कैसे भी तिगड़म बिड़ा देता, राजनीति करता और इस ड्यूमा को खत्म कर देता। ठीक है, क्यों खत्म करना चाहता था? क्योंकि अगर ड्यूमा रहेगी तो इसकी पावर कम हो जाएगी, इसकी पावर कम हो जाएगी तो ये थोड़ा ना सहेगा, इसलिए कुछ भी जुगाड़ तुगाड़ करके उस ड्यूमा को खत्म करता था। ठीक है, अब फिर भी लोग नहीं मान रहे थे, लोग तो चाह रहे थे कि नहीं ड्यूमा होनी चाहिए तभी सबकी चलेगी। तो इसने क्या होशियारी दिखाई, इसने जो है इस ड्यूमा के अंदर जो नेता थे ना वो इसी के खुद के बिठा दिए, मतलब रूढ़िवादी लोगों को, रूढ़िवादी नेता इसके अंदर बिठा दिए थे। अब रूढ़िवादी लोग कौन थे? जो इसी को मानने वाले थे। जैसे बाहुबली के अंदर वो बाहुबली पिक्चर देखी है ना आपने, ठीक है, उसमें भैया जो कटप्पा था ना वो भल्लाल देव की मानता था ना। आप सबको पता है कि भैया भल्लाल देव गलत है, तो कटप्पा था कि नहीं था? बस उसी तरीके के रूढ़िवादी लोग थे जो कटप्पा की तरीके काम करते थे। ये हमेशा जो है इसी की मानते थे, भले ये गलत हो या कुछ भी हो। तो इसने इसके लोग बिठा लिए थे, रूढ़िवादी नेताओं को बिठा लिया था और ये इसकी चलाया करता था जैसे तैसे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा प्रथम विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य, है ना। तो क्या हो रहा था कि 1914 के अंदर जो है 2 यूरोपीय गठबंधनों के बीच में युद्ध छिड़ गया था। अब कौन कौन से गठबंधन थे? तो भैया एक तरफ थे हमारे पास जर्मनी, टर्की और ऑस्ट्रिया, ये एक खेमे में थे, और दूसरे खेमे में थे रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन। मतलब इन लोगों की लड़ाई हो गई भैया इनके साथ में, और ये लड़ाई बहुत लंबी चली, बहुत सारे लोग मरे थे। इसी युद्ध को हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड वॉर 1 या प्रथम विश्व युद्ध बोलते हैं इसको। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनना, इसमें नाम आता है यार प्रथम विश्व युद्ध क्यों बोला, मतलब ये तो कुछ ही लोग हैं यहाँ पे, है ना। फिर विश्व की बात क्यों करी? इसलिए करी बेटा क्योंकि ये जो देश थे ना इनकी कॉलोनीज जो है कहीं ना कहीं हर जगह फैली हुई थी, पूरे विश्व में ही फैली हुई थी, इनका उपनिवेश था सब दूर, है ना। इसलिए इसको विश्व युद्ध नाम से बोला जाता है। वरना आता है बहुत सारे लोगों के मन में डाउट कि यार ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मतलब है तो गिने 3 और 3 6 ज्यादा 10 एक लोग होंगे, फिर विश्व युद्ध क्यों बोल रहे हैं? तो इनकी कॉलोनी थी सब दूर, इसलिए इसको विश्व युद्ध बोल रहे थे। ठीक है, अब क्या हुआ बेटा कि जो युद्ध चल रहा था ना, तो शुरू में तो रूस के लोग जो है इस जार निकोलस को
सपोर्ट कर रहे थे, युद्ध चल रहा था तो इसको सपोर्ट कर रहे थे कि चल ठीक है भाई, लड़ तू जाके वहां पर, है ना, कर युद्ध वुद्ध कर, सब कुछ है। पर क्या हुआ कि युद्ध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, युद्ध चले ही जा रहा था, युद्ध बहुत भयंकर तरीके से खींचतान चल रहा था, खत्म ही नहीं हो रहा था। अब लोग कब तक सपोर्ट करेंगे, लोग भी आखिर कभी ना कभी तो सपोर्ट हटा ही लेंगे ना, तो लोगों ने अपना सपोर्ट कम करना लग गया, ठीक है। और क्या हो रहा था कि जो जार निकोलस है ना बेटा, इसने इसका जो ड्यूमा थी, जिसमें इसने इसके खुद के लोग बिठा रखे थे, रूढ़िवादी लोगों को बिठा के जो ड्यूमा बनाई थी ना, उन ड्यूमा की भी बात नहीं मान रहा था, बिल्कुल भी नहीं मान रहा था, इसके जो जम रहा था जो ही करने की कोशिश कर रहा था। तो लोग और ज्यादा इससे गुस्साए हो गए थे, लोग बोले कि यार ये कैसी नौटंकी, यार हमारी भी नहीं सुन रहे हो, किसी की भी नहीं सुन रहे हो, तुम्हारा चल क्या रहा है भेजे में, है कि नहीं। तो इसलिए जो है लोगों के बीच में अलोकप्रिय हो गया था, इसके मन में मतलब लोग जो है इसके प्रति डाउट करने लग गए थे अल्टीमेटली, ठीक है। अब क्या हुआ बेटा, वहां पे रूस के अंदर एक शहर है जिसका नाम क्या है, सेंट पीटर्सबर्ग, जो मैंने आपको बताया। अब वो जो सेंट पीटर्सबर्ग है ना, वो नाम जो है वो जर्मन मूल का था, जर्मन शब्द है वो एक तरीके से। अब लोग, लड़ाई किसकी चल रही है रूस से, जर्मनी से चल रही है, तो लोगों को आया गुस्सा, उन्होंने उस नाम को ही बदल दिया, और नाम बदल के जो है सेंट पीटर्सबर्ग का नाम जो है उन्होंने पेत्रोगाद रख दिया। क्या रख दिया बेटा, पेत्रोगाद रख दिया। क्यों? क्योंकि जर्मन शब्द था और जर्मनी से लड़ाई चल रही थी, लोग नाराज थे, इसलिए जो है उन्होंने नाम ही बदल के पेत्रोगाद रख दिया, ठीक है, ऐसा। अब क्या हुआ, लोगों के मन में एक और चीज का डाउट था इसके प्रति, क्या, ध्यान से सुनना है ना। लोगों को लगता था कि इसकी जो वाइफ है, इसकी जो रानी है, ठीक है, जो कि जरीना करके बोलते थे, एक्चुअल नाम था उसका एलेक्जेंड्रा, ये जर्मन मूल की थी, मतलब ये जर्मनी की थी। तो लोग सोचते थे कि यार इसकी रानी जो है वो जर्मनी की है, तो ये क्यों जर्मनी से लड़ाई करेगा, ये तो हमारे लिए कुछ करेगा ही नहीं, मतलब जर्मनी को नहीं मारेगा है। ऐसे करके लोगों के मन में भावना आ गई थी इस तरीके की, इसके ऊपर डाउट करने लग गए थे। फिर क्या हुआ था, एक व्यक्ति और था जो कि था रासपुतीन। ये क्या करता था, इसी की बात मानता था रासपुतीन की, और लोग जो है इसको पसंद नहीं करते थे। तो लोगों के बीच में और ज्यादा गुस्सा भड़क रहा था इसके खिलाफ कि यार ये इसी की मान रहा है, दूसरों की सुन नहीं रहा है। तो लोगों के बीच में जो है कैसे भी करके जो जार निकोलस है बहुत ज्यादा अलोकप्रिय हो गया था, लोग गुस्साए गए थे, इसके ऊपर भड़के हुए थे लोग। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि प्रथम विश्व युद्ध के पूर्वी मोर्चे पर चल रही लड़ाई पश्चिमी मोर्चे की लड़ाई से अलग कैसे थी, ठीक है। ये बीच में से पूछा जाता है, किताब के बीच में से क्वेश्चन उठा के पूछते ना एग्जाम में, ये वो क्वेश्चन लेके आया हूं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाता हूं कि आखिर ये पूर्वी मोर्चा क्या है और पश्चिमी मोर्चा क्या है, ताकि आपको पूरी कहानी समझ में आ जाए, ठीक है। मैंने बहुत मेहनत करी आप लोगों को समझाने के लिए, ध्यान से सुनो। देखो, पहले तो मैं यहाँ पे दिशा लिख के लाया हूं ताकि आपकी ये कंसेप्ट खत्म हो। पहले तो पूरा पश्चिम का, ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अभी हमको पूरब और पश्चिम से ही मतलब है, ठीक है। मतलब जो उस तरफ आ रहा है ये पूरब है बेटा, ये पूरब दिशा है ना, ऐसा। और इधर वाले सब के सब क्या है, ये पश्चिम दिशा है, ठीक है। तो हो क्या रहा था यहाँ पे, आप ध्यान से नोटिस करना इधर, ठीक है। इस तरफ रूस है ना, इस रूस की लड़ाई जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगेरियन से हो रही थी, और ये पूरब दिशा में है, इसलिए इस जगह पे जो लड़ाई हो रही थी बेटा, यहाँ पे सेना थी बहुत सारी, है ना, यहाँ पे रूस की भी सेना है, जर्मनी ऑस्ट्रो हंगेरियन की भी सेना है। तो इस वाले हिस्से को हम बोलते हैं पूर्वी मोर्चा। आया समझ में, मोर्चा मतलब सेना भी है उस जगह पर, ऐसा, ठीक है, पूर्व दिशा में ये पूर्वी मोर्चा था। ऐसे ही इस तरफ अगर आप आओगे पश्चिम की तरफ, तो यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस, इसकी लड़ाई हो रही थी जर्मनी से, हो रही थी, इसकी लड़ाई किससे हो रही थी, जर्मनी से। तो इस वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं पश्चिमी मोर्चा। क्या बोलते हैं बेटा, पश्चिमी मोर्चा बोलते हैं, है ना, ऐसा। और ये बात तो मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूं कि यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया, ये तीनों एक ही खेमे के हैं, आपस में मिले जुले हैं ये, और जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन जो है ये एक खेमे के हैं, मतलब इन तीनों की लड़ाई इनसे है, समझ गए ना आप। ये एक खेमे में है और ये एक खेमे में है, ये इतनी बात याद रखना। तो आपको पूर्वी मोर्चा और पश्चिमी मोर्चा समझ में आ गया होगा। अब क्या हो रहा था, पूर्वी मोर्चे पर जो लड़ाई हो रही थी और जो पश्चिमी मोर्चे पर जो लड़ाई थी, ये दोनों लड़ाई एक दूसरे से अलग अलग थी, समझ गए आप। यही हमारा क्वेश्चन है कि वो अलग अलग क्यों थी, ये हमको समझना है। तो पहले आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। अब ध्यान से सुनना आप लोग, क्या अलग क्यों थी।
ये जो पश्चिमी मोर्चा है ना बेटा, यहाँ पर जो सैनिक लड़ रहे थे वो ट्रेंच के अंदर से ऐसे छुप छुप के इस तरीके से दब के लड़ रहे थे। ऐसे लड़ाई करते ना, ऐसे दब के ऐसे नीचे झुक के इस तरीके से गोलियां खाई बना दी इन्होंने और उसमें से गोलियां चला रहे थे। ठीक है, ऐसा इस तरीके से लड़ाई कर रहे थे यहाँ पे, जिससे इधर की तरफ मौतें हो रही थी पर कम हो रही थी इधर, है ना। ऐसा इधर लड़ाई ठीक ठाक चल रही थी, बढ़िया, दोनों तरफ से बराबर काम चल रहा था लगभग। पर क्या हुआ कि जो पश्चिमी मोर्चा है ना बेटा, इधर की तरफ, इधर ऐसा खाई वगैरह ऐसा कुछ भी बना के नहीं हो रहा था। इधर की तरफ क्या हो रहा था कि ये जो लड़ाई इतनी भयंकर हो गई थी कि जो जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगेरियन के सैनिक ने जो है वो रूस में एंटर कर गए थे। मतलब रूस के बहुत सारे सैनिकों को मार दिया था इधर की तरफ, यहाँ पे लाशों के ढेर लगा दिए थे और ये जो है रूस के अंदर एंटर कर गए थे वहां पर। ठीक है, और जब ये रूस के अंदर एंटर करे तो बेटा 1917 तक इन्होंने 70 लाख लोगों को मार दिया था। रूस में बहुत भयानक स्थिति हो गई थी वहां पर, डर गए थे लोग भयंकर तरीके से। ठीक है, अब जब ये लोग जो है इन्होंने जब ये रूस में एंटर कर रहे हैं, है ना, इन्होंने 70 लाख लोगों को भी मार दिया, तो रूस की सेना बेचारी डर के मारे पीछे हटने लग गई। जब सेना पीछे हटने लग गई तो सेना ने सोचा कि ये जो दूसरे दुश्मन के जो सैनिक हैं ये हमारे यहाँ पर आ रहे हैं और हमसे लड़ रहे हैं, तो ये यूज किसको करेंगे? हमारे घरों को यूज कर रहे हैं रहने के लिए, हमारी खाने पीने की चीजों को यूज कर रहे हैं, हमारी खेतों को यूज कर रहे हैं, सब चीजें तो हमारी यूज कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या उल्टा दिमाग लगाया, इन्होंने क्या करा, इन रूस वालों ने, रूस की सेना ने जो है अपने खुद के घरों में आग लगा दी, अपनी खुद की फसलें जला दी, जिससे जो है दुश्मन की सेना यहाँ पे रह ही नहीं पाए। तो दुश्मन की सेना के भी फोड़े पड़ गए, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग, लगभग 30 लाख लोग जो है वो शरणार्थी हो गए बेटा। शरणार्थी का मतलब ये है जिनके दिक्कत खाने पीने के हर चीज के फोड़े पड़ गए, दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गए, उन लोगों को शरणार्थी कहते हैं। इन सब चीजों की वजह से जो है ये जो राजा साहब थे ये और ज्यादा जनता के बीच में अलोकप्रिय हो गए। जनता और ज्यादा इनके ऊपर गुस्सा करने लगी थी कि यार ये कैसा राजा है यार, इसने हमारी बैंड बजा के रख दी है यहाँ पर। ठीक है, इतना भयंकर युद्ध हो रहा है तो उससे भैया लोगों के ऊपर प्रभाव तो पड़ेगा ना। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा, प्रथम विश्व युद्ध के कारण रूस पर क्या क्या प्रभाव पड़े। तो बहुत भयंकर तरीके से प्रभाव पड़े बेटा, है ना। इस युद्ध की वजह से जो वहां की इंडस्ट्री थी वो सब खराब होने लग गई, उद्योग खराब हो गए थे, उद्योग चल नहीं रहे थे, लोग ही नहीं मिल रहे थे काम करने वाले, है ना। यहाँ तक कि जो वहां की रेलवे लाइन थी वो उनको भी तोड़ दिया गया था, सारा सिस्टम ही खराब कर दिया था पूरा, बहुत दिक्कत होने लग गई थी वहां पर, है ना। और यहाँ तक कि जो अच्छी सेहत वाले लोग थे, अच्छी सेहत वाले जो पुरुष थे, उनको जबरदस्ती वॉर में भेजा जा रहा था लड़ने के लिए कि जाओ तुम लड़ो वहां पर जाकर, ठीक है, वहां जाओ लड़ो और मरो। अब ये तो वहां चले जाते थे, बेचारा उनका परिवार जो है वो जैसे तैसे करके औरतें संभालती थी। ठीक है, बहुत परेशानी के साथ में औरतें इनके परिवारों को संभाला करती थी, तो बहुत संकट हो गया था बेटा। ठीक है, और क्या था कि जो देश भर है ना उसमें मजदूरों की संख्या कम हो गई थी। मजदूर कम होंगे ही ना, सबको युद्ध में भेज रहे हो आप लड़ने के लिए, तो मजदूर कम हो गए थे। जब मजदूर कम हो जाएंगे, लोग ही नहीं बचेंगे काम करने के लिए, तो जो छोटी मोटी वर्कशॉप है, जो इंडस्ट्री चल रही है, सब पे ताले लग गए, सब बंद हो गई वहां पर, पूरा व्यापार ही ठप हो गया था वहां का, इतना बेकार काम हो गया था। ठीक है, और तो और पता है क्या हो रहा था कि ज्यादातर जो खाने पीने की चीजें है ना उन सबको युद्ध में भेजा जा रहा था। युद्ध में जो सैनिक लड़ाई कर रहे थे मोर्चे पे, उन सबके लिए सारा ज्यादातर हिस्सा खाने पीने का उनके पास चले जाता था, जिससे क्या हुआ कि जो भी लोग शहर के अंदर रह रहे हैं, गाँव के अंदर रह रहे हैं, उनके खाने पीने की फोड़े पड़ गए थे, उनके दिक्कत होने लग गई थी, खाने पीने की किल्लत होने लग गई थी, लोग बहुत ज्यादा परेशान होने लग गए थे भैया, है ना। और इन सब चीजों की वजह से भी लोगों को भयंकर गुस्सा आने लग गया उस जार निकोलस के ऊपर। ठीक है, गुस्सा भड़कता जा रहा था, भड़कता ही जा रहा था उनका गुस्सा। इस टॉपिक है बेटा पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति, है ना। तो क्या था कि 1917 की सर्दियों में राजधानी पेट्रोग्राद की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। ठीक है, अब देखो मैं पेट्रोग्राद के बारे में बताता हूं आपको कुछ वहां पर, है ना। वहां क्या था कि एक बीच में से एक नदी बहती थी जिसका नाम था नेवा नदी। ठीक है, इस नदी के दाएं तरफ, ये वाला हिस्सा दायां हिस्सा है ना ऊपर की तरफ, मतलब नदी के जो दाएं तरफ का हिस्सा है वहां पर जो है मजदूरों के क्वार्टर थे, मतलब मजदूर लोग रहते थे, गरीब लोग रहते थे, और बहुत सारी फैक्ट्रियां भी थी यहाँ पर, कारखाने भी इधर ही थे। बताओ, ये नदी का दायां तट है बेटा, ये नदी का दायां तट है जहां पर बहुत सारे कारखाने और मजदूर रहा करते थे। इस बात को ध्यान रखना, आगे आपको समझाऊंगा मैं, आगे इससे रिलेटेड चीजें आएगी। इसलिए ये कारखाने वगैरह किधर थे, नदी के दाएं तट पर थे, और बहुत सारे कारखाने थे, बहुत सारे कारखाने जहाँ पे बहुत सारे मजदूर काम करते थे।
ठीक है। इसी नदी के बाएं तट पर जो है बेटा विंटर पैलेस था। विंटर पैलेस कौन सी जगह है, जहां पर जार निकोलस जो है वो उसका महल है, ठीक है। और वहां पर जो है गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स वगैरह थी, ठीक है। गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स में जो बहुत सारी चीजें, पुलिस स्टेशन हुआ करता था, ऐसी बहुत सारी चीजें यहाँ पर इस तरफ थी। ड्यूमा भी इधर की तरफ ही थी। तो बेसिकली इस नीवा नदी ने जो है पेट्रोगाद के दो तरीके से बांट रखा था। यहाँ पर पेट्रोगाद, इस नीवा नदी के दाएं तट पर जो है मजदूर के क्वार्टर, मजदूर लोग रहते थे, बहुत सारी फैक्ट्रियां वगैरह थी। और इसके बाएं तट पर जो अमीर लोग रहते थे, जैसे कि जो है विंटर पैलेस हो गया, सरकारी इमारतें हो गई, मतलब राजा खुद इधर रहता था, है ना। ड्यूमा भी इधर थी, सारी की सारी चीजें जो है गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वगैरह वो इस तरफ थी बेटा, ठीक है। ऐसा अब क्या है ना बेटा कि 1917 में पेट्रोगाद में ठंड बहुत ज्यादा गिरी। अब ठंड बहुत ज्यादा गिरी तो बर्फबारी भी हुई, कोहरा हुआ, जिसकी वजह से लोगों के खाने पीने के फोड़े पड़ गए। यहां तक तो ठीक है, चलो, है ना। ये भी हो रहा था, ये भी बहुत बुरा हो रहा था। उसके अलावा क्या हुआ कि लोग जो है मजदूर जिस फैक्ट्री में काम करते थे, है ना, उस एक फैक्ट्री को सील कर दिया गया। अब ये फैक्ट्री किधर थी, वही मैंने जो आपको नीवा नदी बताई उसके दाएं तरफ फैक्ट्रियां थी, वहां पर ही मजदूर रहते थे और वहीं फैक्ट्रियां थी। उसमें से एक फैक्ट्री को 22 फरवरी के दिन एक फैक्ट्री को जो है सील कर दिया गया था वहां पर, ठीक है, तालाबंदी कर दी थी। अब फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो बेचारे मजदूरों के खाने पीने की दिक्कत हो जाएगी। तो ये देखते हुए क्या हुआ कि उस एरिया में बहुत सारी फैक्ट्री थी, तो उस एरिया में बहुत सारे मजदूर रहते थे। तो जो मजदूर दूसरी फैक्ट्री में काम करते थे उन्होंने भी उस जो बंद हो गई ना फैक्ट्री, उसके समर्थन में, उन मजदूरों के समर्थन में जो है उन बहुत सारे मजदूरों ने आपस में मिलकर जो है हड़ताल कर दी। वहां पर क्या कर दिया बेटा, हड़ताल कर दिया कि यार तुम्हारी फैक्ट्री बंद हुई है ना, हम भी किसी भी फैक्ट्री के लोग हम काम नहीं करेंगे, हम सब तुम्हारे सपोर्ट में, हम सब मिलकर हड़ताल करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत सारे मजदूर जो लोग है ना बेटा, उन्होंने क्या करा, वो गए भैया कौन सी तरफ, उस नेवा नदी के बाएं तट पर, जहां पर जो है फैशनेबल लोग रहते थे, अमीर लोग रहते थे, है ना, जहां पे सरकारी बहुत सारे बिल्डिंग्स वगैरह हुआ करती थी, उस हिस्से में गए और वहां पर जाके उसको घेर लिया पूरा, वहां तोड़फोड़ मचाने लग गए। अब इन सब चीजों को देखते हुए जो है सरकार ने वहां पे कर्फ्यू लगा दिया। ऑब्वियस सी बात है, सरकार क्या करेगी, कर्फ्यू लगाएगी वहां पर, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने वहां पे कर्फ्यू लगा दिया था, वहां कर्फ्यू घोषित हो गया था, ठीक है। अब क्या हुआ ना, रविवार 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को भी बर्खास्त कर दिया था। अब राजा निकोलस तो वैसे ही ड्यूमा को नहीं मान रहे थे, वो तो हर थोड़े थोड़े टाइम में ड्यूमा को खत्म कर रहे थे। तो इस बार भी जो है निकोलस ने क्या करा, इस ड्यूमा को ही बर्खास्त कर दिया, सस्पेंड कर दिया, हटाओ, नहीं मान रहा मैं किसी, वो मानता ही नहीं था ना, किसी की भी नहीं मानता था वो, ठीक है, ऐसा। और 26 तारीख को प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में बाएं तट के इलाके में इकट्ठा हो गए और 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालय पे हमला कर दिया। जो बहुत सारे जो लोग, मजदूर लोग थे ना, वो सारे के सारे कहाँ गए, उस एरिया में गए जहाँ फैशनेबल एरिया में गए, और उन्होंने जो बाएं तट में था वो फैशनेबल एरिया, उन्होंने वहां जाके पुलिस स्टेशन के ऊपर ही हमला कर दिया था, ठीक है, ऐसा। सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए अपने जो घुड़सवार वाली जो सेना थी, ठीक है, उसको भेज दिया था वहां पे कि भैया जाओ और तुम इन लोगों को रोको। इन पुलिस, ऐसी पुलिस जो कि घोड़ी पे सवार होती आती थी, मतलब घोड़े पे चलती थी, उसको घुड़सवार सैनिक कहते थे। तो इनको बोला कि जाओ भैया तुम इन सब लोगों को रोको, मजदूरों को, इनसे लड़ो जाके वहां पर। अब पता है क्या हुआ, इन लोगों ने उनसे लड़ने से मना कर दिया, इन्होंने गोलियां ही नहीं चलाई उसके ऊपर। क्यों नहीं चलाई, क्योंकि ये जो सैनिक थे ना, ये भी कहीं ना कहीं उस मजदूरों, वो जो मजदूर है ना, उसी परिवार से आते थे, उनके रिश्तेदार थे, कहीं ना कहीं उनके मिलने जुलने वाले लोगों में से थे, उसी खेमे में से आते थे। तो इन्होंने गोलियां चलाने से मना कर दी, क्योंकि ये दर्द समझते थे, ये तो इनको पता था कि यार राजा बहुत गलत कर रहा है, इसलिए उन्होंने उन लोगों को मारने से ही मना कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, ये सेना भी मना कर गई, है ना, लोग भी, सेना भी सपोर्ट नहीं कर रही राजा का, यहाँ पर मजदूर भी सपोर्ट नहीं कर रहे। तो इन्होंने क्या करा, सेना ने और मजदूर ने आपस में मिलकर पेट्रोगाद सोवियत, मतलब एक परिषद बना ली, पेट्रोगाद परिषद बना ली, जिसको बाद में जो है पेट्रोगाद सोवियत के नाम से जाना गया, ठीक है। मतलब पेट्रोगाद सोवियत का जन्म यहीं से हुआ, ठीक है। जिसमें कौन था पेट्रोगाद सोवियत में, कौन थे, एक तो ये सेना हो गई जो घोड़ी वाली, घोड़े पे बैठती है, वो घुड़सवार, ठीक है, और एक जो है मजदूर वर्ग जो थे वो लोग थे, और इन्होंने मिलकर जो है पेट्रोगाद सोवियत को बनाया था बेटा, ठीक है, ऐसा। अब क्या हुआ, जब ये सारे लोग इकट्ठे हो गए तो सेना का जो कमांडर था वो गए भाई साहब किसके पास में, राजा निकोलस के पास में गए। बहुत सारे लोग गए वहां पर और कमांडर ने राजा निकोलस को बोला कि निकोलस भाई साहब, अब तुम्हारा बहुत हुआ नौटंकी, तुम चुपचाप अपनी गद्दी को छोड़ दो,
समझ गए, इनको चेतावनी दे दी कि अब गद्दी को छोड़ दो, नहीं तो दंगा कर दे, हम तुम्हारी बैंड बजा के रख देंगे। तो इन्होंने भी जो है 2 मार्च के दिन इनकी बात मान ली और इन्होंने गद्दी छोड़ दी। के बाद चलो हटाओ, अलग कहानी खत्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा फरवरी क्रांति के बाद रूस में क्या क्या बदलाव हुए, है ना। तो अभी तक हम लोगों को ये पता है कि जो रूस है ना उसके राजा कौन थे, जार निकोलस थे, और उन्होंने ही राज किया था, उन्होंने शासन किया था। अब फिर हमने देखा कि उन्होंने तो गद्दी छोड़ दी थी, ठीक है, वो तो हार मान लिए थे, वो हट गए थे वहां से। तो अब कोई तो जो है रूस के देश को, जो देश है उसको चलाएगा कि नहीं चलाएगा, कोई तो सरकार होनी चाहिए ना वहां पर। तो फिर वहां क्या हुआ, सोवियत और ड्यूमा के जो नेता है उन्होंने मिलकर वहां पर एक सरकार बना ली बेटा, जिसको अंतरिम सरकार कहते हैं या प्रोविजनल गवर्नमेंट कहते हैं। बेसिकली अंतरिम सरकार का मतलब यही है कि भैया एक टेम्परेरी बेस पर एक गवर्नमेंट बन गई है, टेम्परेरी है ये जितने भी लोग लीडर बने हैं ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। पर टेम्परेरी हो या कुछ भी हो, अब इनके हाथ में पावर तो आ गई है। जब इनके पास में पावर आई तो इन्होंने कुछ बदलाव करना शुरू कर दिए। तो इन्होंने क्या किया कि पहले जो सभा करने के ऊपर, है ना, इन सब चीजों के ऊपर जो पाबंदी लगी हुई थी, इन्होंने सभा के ऊपर, संगठन के ऊपर जो पार्टियां नहीं बनाने दे रहे थे उन सब चीजों को हटा दिया और बोला कि आप सभा कर सकते हो, पार्टियां बना सकते हो, संगठन बना सकते हो, ऐसा इन्होंने कर दिया, ठीक है। इसी बीच क्या हुआ, अप्रैल 1917 में जो बोल्शेविक जो पार्टी थी उसके जो नेता थे जिनका नाम था व्लादिमीर लेनिन, ये भैया पहले तो पूरा युद्ध चल रहा था जब तो रूस के बाहर थे, है ना, और अब ये रूस में वापस से लौट आए थे, ठीक है। अब जैसे ही ये लौट के आए तो ये शुरू से ये ऐसा बोल रहे हैं कि हम तो शुरू से यही चाहते हैं कि युद्ध पे तो है तुम रोक ही लगा दो, युद्ध नहीं चलना चाहिए, ठीक है, ऐसा। और उनका कहना यह था कि जो पावर है ना बेटा वो सोवियत के हाथ में आ जाए। किसके हाथ में आ जाए, सोवियत को अपने हाथ में ले लेनी चाहिए पावर, सारी की सारी पावर किसके हाथ में आ जाए, सोवियत के। देखो अभी मैंने आपको बताया कि टेम्परेरी गवर्नमेंट किन लोगों ने बनाई, सोवियत प्लस ड्यूमा, सोवियत और ड्यूमा दोनों ने मिलकर टेम्परेरी गवर्नमेंट बनाई है। ये जो लेनिन थे ये चाहते थे कि सारी पावर जो है सोवियत के हाथ में आ जाए, ड्यूमा को हटा दो। ये क्यों हटाना चाह रहे थे, क्योंकि जो ड्यूमा है उसके अंदर रूढ़िवादी ही नेता थे जो मैंने आपको शुरू में बताया था, और वो कहीं ना कहीं राजा निकोलस से ही जुड़े हुए थे, तो इसलिए वो उनको हटाना ही चाह रहे थे कि उनको हटाओ यहाँ से, नहीं तो आगे जाके कहीं ना कहीं लफड़ाई करेंगे वो, इसलिए उनको वो हटाना चाह रहे थे वहां पर, ठीक है। तो सारी पावर किसके हाथ में देना चाह रहे थे, ये सोवियत के हाथ में ये पावर देना चाह रहे थे बेटा, ठीक है। और इन्होंने ये भी बोला कि देखो युद्ध तो समाप्त करो ही सही, उसके अलावा जो सारी जमीन है ना वहां की वो वापस किसानों को दे दो, किसानों के बीच में बांट दो, और जो बैंक है उनका राष्ट्रीयकरण कर दो, मतलब बैंक को जो है नेशनलाइज कर लो। जो बैंक लोगों के कब्जे में था, जो प्राइवेट चल रहा था, उसको राष्ट्रीयकरण, मतलब पूरे सब लोगों का हो जाना चाहिए, वो ये होता है राष्ट्रीयकरण का मतलब, ठीक है। तो इसने जो है व्लादिमीर लेनिन ने 3 डिमांड रखी थी। क्या क्या डिमांड रखी थी कि एक तो पावर जो है वो सोवियत के हाथ में आ जाए, दूसरी इन्होंने ये रखी कि जो लोगों को किसानों को उनकी जमीन वापस से लौटा दो, और तीसरी बात इन्होंने ये रखी कि बैंक का राष्ट्रीयकरण हो जाना चाहिए, है ना। ये जो इन्होंने डिमांड रखी है इसी को अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। तो इन तीनों मांगों को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। बेटा ये क्या है, अप्रैल थीसिस है। क्वेश्चन उठता है, बीच बीच में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लेनिन की अप्रैल थीसिस में कौन कौन सी मांगे थी, आप लिख के बताओ। तो ये 3 मांगे आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। एक और बात यहां पर यह पूछी जाती है कि यहाँ पे जो है लेनिन ने क्या किया, अपनी पार्टी का नाम क्या था, बोल्शेविक पार्टी थी, है ना। तो उसने अपनी पार्टी का नाम भी बदल दिया यहाँ पे, और उसका नाम रख दिया कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया था, ठीक है। तो याद रखना बोल्शेविक पार्टी जो थी उसका नाम बाद में क्या पड़ गया, कम्युनिस्ट पार्टी पड़ गया, ठीक है। आगे भी चेंज होगा इसका नाम, पर अभी तक अपन इतना ही देखे हैं। क्या बोल्शेविक से क्या हो गया, ये कम्युनिस्ट पार्टी हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा अक्टूबर 1917 की क्रांति। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, यहां से पूछा ही जाता है ना, ध्यान से सुनना। 16 अक्टूबर 1917 को अंतरिम सरकार के विरुद्ध लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया था। मतलब क्या है, देखो मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि लेनिन ये चाहते थे कि जो पावर है वो अंतरिम सरकार से छीन ली जाए और पावर सोवियत के हाथ में आ जाए, ठीक है। अब इन्होंने चाह तो लिया, पर इसको करे कैसे, तो इन्होंने पता
है क्या किया, इन्होंने जो है सोवियत संघ को समझाया कि देखो भैया, ये जो हमारी अंतरिम सरकार है ना, इस अंतरिम सरकार के अंदर रूढ़िवादी नेता भी शामिल है, मतलब ड्यूमा भी शामिल है। अब ड्यूमा किससे बनी थी? रूढ़िवादी नेता से बनी थी। और रूढ़िवादी नेता जो है वो कहीं ना कहीं जार निकोलस को ही समर्थन करते हैं चोरी चुप्पे। तो कल को जो है ये ड्यूमा अपने लिए संकट पैदा करेगी, इसलिए इस ड्यूमा को हटाओ यहां से और पूरी पावर जो है अपने हाथ में ले लो, मतलब सोवियत के हाथ में ले लो यहां पर, ठीक है। ऐसा इन लोगों ने समझाया। किसको समझाया? सोवियत संघ के जो लोग थे उनको समझा रहा था ये सारी की सारी बातें, उनके कान फूंक दिए इसने, भड़का दिया उसको ये करके, ठीक है। अब जैसे ये बात सोवियत संघ के पास में पहुंची, उनका दिमाग खराब, उन्होंने विद्रोह चालू कर दिया। इसके नेतृत्व में विद्रोह करा, लेनिन के नेतृत्व में, कि भैया यार ये सही बोल रहा है, इनको हटाओ, ऐसे करके माहौल बना दिया उन्होंने खतरनाक तरीके से, ठीक है। संकट की आशंका को देखते हुए अब जैसे ही माहौल बना, लड़ाई झगड़े का माहौल बनने लग गया, कि जो वहां के प्रधानमंत्री थे केरेंस्की, कौन सी पार्टी के, जो यहाँ पे अंतरिम सरकार बनी थी ना, उसके जो प्रधानमंत्री थे केरेंस्की, उनको डर लगा। उन्होंने क्या करा कि यार ये माहौल बिगड़ रहा है, तो ये केरेंस्की जो है अपनी जगह से, अपना शहर छोड़ के दूसरी जगह पर चले गए सेना इकट्ठा करने के लिए, है ना, मतलब बहुत सारे सिपाही इकट्ठा करने के लिए, कि कल को युद्ध वुद्ध लड़ने की जरूरत पड़ जाए तो सिपाही चाहिए ही चाहिए, तो उसके लिए जो है ये सेना को इकट्ठा करने के लिए चले गए थे बाहर, ठीक है। ये तो निकल लिए शहर छोड़ के, पर ये आदेश दे गए, जो इनके सेना थी ना वहां पे, लोकल में भी तो सेना होगी, उनको आदेश दे गए कि भैया देखो तुम जाओ और ये जो बोल्शेविक है ना, इनके जो दफ्तर है, इनके जो अखबारों के जो दफ्तर है, उसको घेर लो वहां पर, मतलब वहां पर आक्रमण कर दो, ठीक है, अटैक कर दो वहां पर। अब जैसे ही इन लोगों ने बोल्शेविक के दफ्तर पे अटैक करा, तो क्या बोल्शेविक पार्टी के जो लोग हैं वो चुपचाप बैठेंगे? क्या नहीं बैठेंगे, उनको भी गुस्सा आया। उन्होंने क्या करा, जितने भी सरकारी कार्यालय थे उन सब सरकारी कार्यालयों पे इन्होंने अटैक कर दिया, उन सरकारी कार्यालय को घेर लिया, उसको कब्जा कर लिया बच्चा, और भयंकर तरीके से मारकूट मचाई, जिसकी वजह से जो है उन्होंने काफी सारे लोगों को मारा भी सही वहां पे, और बहुत सारे जो मंत्री थे, है ना, जो अंतरिम सरकार के मंत्री थे, उन लोगों को सबको जो है इन्होंने हरा दिया वहां पर, उनके ऊपर कब्जा कर लिया और उनको गिरफ्तार कर लिया। अब देखते ही देखते ये सारी की सारी जो पावर है वो किसके हाथ में आ गई, मतलब पूरे शहर की पावर जो है अब बोल्शेविक पार्टी के हाथ में आ गई है, ठीक है। देखो क्या हुआ, सबसे पहले पावर किसके हाथ में थी? राजा निकोलस के पास में थी, ठीक है। उसके बाद पावर किसके हाथ में आ गई? अंतरिम सरकार के हाथ में आ गई। अब पावर किसके हाथ में है? बोल्शेविक पार्टी, अल्टीमेटली बोल्शेविक के हाथ में आ गई है वहां पर पावर, ठीक है। तो पूरे शहर पे अब इनका ही राज था यहाँ पर। आई बात समझ में? अब क्या हुआ, अब जब करेंसी है इनके हाथ में पावर आ गई, तो बेचारे जो दूसरे पार्टी के नेता थे, अंतरिम सरकार के जो करेंसी के नेता थे, उन सब ने आत्मसमर्पण कर लिया और हार मान ली अपने से खुद से, ठीक है, ऐसा। अब क्या हुआ कि अक्टूबर क्रांति के बाद में क्या क्या बदला, तो ध्यान से सुनना, है ना। ज्यादातर उद्योग और बैंकों का नवंबर 1917 में राष्ट्रीयकरण हो गया था वहां पर। मैंने आपको बताया था ना, बोल्शेविक चाहते यही थे कि बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण हो जाए, तो उन्होंने राष्ट्रीयकरण कर दिया। इनके हाथ में पावर है, तो ये जो ये चाहते हैं वही करेंगे, ठीक है। और जमीन को जो है जो सामाजिक संपत्ति में घोषित कर दिया, मतलब जितनी भी जमीन थी वो किसी भी पर्टिकुलर इंसान की हो उससे छीनी इन्होंने, और भैया इसको सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया कि अब ये किसी एक की नहीं है, सबकी है। और यही अपना चैप्टर है बेटा। अपने चैप्टर का नाम क्या है? समाजवाद। इसीलिए तो नाम है समाजवाद, मतलब किसी एक जने के हाथ में नहीं होगी सारी चीजें, वो पूरे समाज की होगी। तो इन्होंने उस जमीन को जो है पूरा समाज में बांट दिया था, ठीक है। कैसे बांटा था, ध्यान से समझना। जैसे पूरी जमीन है तो जिसको जितनी जरूरत है उसको उतनी जमीन दे दी थी। जैसे मान लो किसी के 4 लोगों का परिवार है तो इसको उस हिसाब से जमीन दे दी, थोड़ी ज्यादा जमीन दे दी ताकि इसका घर गुजारा चल जाए आराम से, है ना। जो जिसके पास थोड़े 3 लोगों का परिवार है उसको उस हिसाब से जमीन दे दी, उसको कम जमीन दे दी थोड़ी सी। किसी के पास 2 लोगों का परिवार है तो उसको उस हिसाब से जमीन दे दी, थोड़ी और कम जमीन दे दी, ताकि सब अपना अपना काम कर ले और अपना गुजारा बसर कर ले। हालांकि इस पूरी जमीन पे इन तीनों में से कोई भी मालिक नहीं है, मालिक कोई नहीं है, बस यूज सब कर रहे हैं पर मालिक कोई नहीं है। इसी को तो समाजवाद बोलते हैं। आई बात समझ में? अब क्या हुआ, फिर बोल्शेविक ने जो है अपनी पार्टी का नाम बदल दिया और उसको रख दिया रूसी कम्युनिस्ट पार्टी, बोल्शेविक रख दिया गया, ठीक है। मैंने आपसे कहा था ना एक बार फिर से नाम बदलेंगे। बोल्शेविक पार्टी का नाम पहले क्या था? पहले तो बोल्शेविक था, उसके बाद में क्या हो गया था? कम्युनिस्ट पार्टी हो गया था। और अब क्या रख दिया उन्होंने? रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया इस पार्टी का नाम। आई बात समझ में? कोई दिक्कत है तो बोलो। नहीं, और इन्होंने
इन्होंने एक काम और करा, इन्होंने जो है वर्दियां चेंज कर दी। जो लोग, जो इनके सैनिक थे ना, उनके वर्दियां, उनका जो भी वर्दी वगैरह वो पहनते थे कपड़े, उसको ही बदल दिया इन लोगों ने। आई बात समझ में? ठीक है। अब देखो बोल्शेविक को क्या लगने लगा था कि यार मैंने तो जो है लोगों के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया काम करके दिए हैं, तो अब लोग तो मेरी वाहवाही करेंगे। तो इसने सोचा कि क्यों ना अब मैं एक चुनाव कराता हूं। ठीक है, चुनाव करवाऊंगा जिसमें इसको ऐसा लगता था कि मैंने लोगों का भला करा है, तो वोट तो मेरे को ही मिलना चाहिए, स्वाभाविक, तो मैं ही जो है लीडर बनूंगा इन सब का, है ना। इसलिए इन्होंने चुनाव कराया। इसके बाद पावर तो थी सही, इसने चुनाव कराया। पर मजे की बात यह है कि चुनाव में जो है लोगों ने इसको हरा दिया बेटा। ठीक है, हार गया ये। लोग ने भी इसके साथ गलत किया, लोगों ने इसको हरा दिया। तो इसको बुरा लग गया भैया, इसको लगा कि यार मैंने लोगों के लिए इतना बढ़िया काम किया, सब कुछ करा, और इन असेंबली वाले लोगों ने जो है मेरे को ही हरा दिया। इसका दिमाग खराब हुआ, इसको गुस्सा आया, इसने इस असेंबली को ही बर्खास्त कर दिया। भाड़ में जाओ तुम सब, असेंबली तुम्हारी नहीं मानता मैं। इसके बाद पावर तो थी सही वैसे भी, है ना। तो इसने जो कह दिया असेंबली कुछ नहीं मानता मैं, और इसने डायरेक्ट लोगों को कह दिया आप कोई चुनाव उनाव नहीं हो गए, मतलब ये सब नौटंकी नहीं चलेगी, नहीं करना मेरे को चुनाव। ये तो वो वाली बात हो गई ना कि भैया जैसे क्रिकेट खेलते ना, तो बैट अपना खुद का बैट है, अगर पहली बॉल पे आउट हो गए तो बल्ला लेके भाग जाओ। अबे नहीं खेल रहा मैं, मेरे को और खिलाओ, 2-4 बार और खेलने दो तब जाके खेलो, वैसे वाला काम है। इसको लगा अपनी बैंड बच गई, लोगों ने हरा दिया इसको, जबकि इसने बहुत सारी चीजें अच्छी भी करी थी लोगों के लिए, फिर भी हरा दिया। इसका दिमाग घूम गया, इसने कहा भाड़ में जाओ। और इसको इतना गुस्सा आ रहा था कि इसने क्या किया कि इसने भैया जर्मनी के साथ मिल गया है, मतलब जर्मनी के साथ में दोस्ती कर ली इसने। जबकि जर्मनी जो है वो तो रूस का सबसे बड़ा दुश्मन था, प्रथम विश्व युद्ध में भयंकर तरीके से लड़ाई करी थी जर्मनी ने, याद है ना आपको। तो इसने उससे हाथ मिला लिया, मतलब अब ये देश के साथ ही दगा करने पे आ गया था, इसका दिमाग घूम गया था भैया, इतना खतरनाक आदमी हो गया था। ठीक है, अब क्या हुआ, लोगों के पास में जो है कोई मौलिक अधिकार ही नहीं बच रहे थे, कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं बच रहे थे, कुछ भी नहीं बचा था, बेचारे लोग परेशान हो गए थे इन सब चीजों की वजह से, है ना। और उसके बावजूद भी इस लेनिन ने क्या करा कि अपने गुप्तचर पुलिस छोड़ दी लोगों के बीच में, है ना। अब वो गुप्तचर पुलिस क्या करती थी कि मान लो कोई भी लोग जो है वो बोल्शेविक पार्टी के विरोध में कुछ बोलते, कुछ भला बुरा कहते, तो ये पुलिस वहीं पे घूमती रहती लोगों के बीच में, ये सुन लेती ना, तो ये सीधे सीधे क्या करती, उन लोगों को पकड़ती, मारती, और कभी कभी तो गोली मार देती थी। इतनी भयंकर काम हो गया था। तो अब यार लोग बाग बेचारे परेशान होंगे ना, लोग अगर नाराज है, अगर वो कुछ बात भी नहीं कर सकते, बोल भी नहीं सकते, और बोलने पे ही गोली मार रहे हैं, तो लोगों को तो भयंकर गुस्सा आने लग जाएगा। लोगों का गुस्सा भड़क उठा, और भड़कने की वजह से जो है गृह युद्ध जैसा माहौल बन गया भाई साहब, वहां पे गृह युद्ध हो गया। गृह युद्ध बहुत खतरनाक होता है किसी भी देश के लिए, सिविल वॉर, समझ रहे हो। गृह युद्ध की वजह से उस देश की हालत खराब हो जाती है, पूरी आर्थिक स्थिति सब कुछ निपट जाती है। तो इसकी वजह से जो है वहां पर गृह युद्ध की नौबत आ गई बेटा वहां पर। ठीक है, अब क्या है कि जो गृह युद्ध है ना, वो 3 प्रकार के लोगों के बीच में हुआ था। कि गृह युद्ध हुआ भी सही, तो युद्ध कौन कर रहे थे? देखो, आम पब्लिक युद्ध नहीं करती, ये बात आप अच्छे से समझ लेना, नॉर्मल लोग युद्ध में नहीं पड़ते। तो फिर युद्ध कौन कर रहे थे? युद्ध कर रहे थे बेटा वहां पर 3 तरह की आर्मी, है ना। एक थी रेड आर्मी। रेड आर्मी क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि ये लाल रंग के कपड़े पहनते थे, इसलिए रेड आर्मी है। और इनका जो कमांडर था, इनके जो लीडर थे, वो थे लेनिन, व्लादिमीर लेनिन थे। ठीक है, आ गई बात समझ में। उसके बाद आते थे ग्रीन आर्मी, है ना। जो ग्रीन आर्मी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ग्रीन कलर के कपड़े पहनते थे, इनकी वर्दी ग्रीन कलर की थी, इसलिए इनको ग्रीन आर्मी बोलते हैं। ये जो है किसान परिवार से आते थे बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात। बहुत सारे सैनिक ऐसे भी थे, मैंने आपको बताया था, जिनको जबरदस्ती जो है किसान थे वो, पर जबरदस्ती उनको सेना में डाल दिया गया था युद्ध लड़ने के चक्कर में, है ना। जार निकोलस ने किया था ऐसा। तो ये वो थे जो कि ग्रीन आर्मी थी, है ना। उसके अलावा अपनी मर्जी से नहीं बने थे सेना में, ठीक है, ये अपनी मर्जी से, इनको जबरदस्ती गए थे ये लोग। तो ये ग्रीन आर्मी, किसान परिवार से मिलते जुलते लोग हैं, ठीक है। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे व्हाइट आर्मी। इनकी जो वर्दी है वो सफेद रंग की, इसलिए इनका नाम व्हाइट आर्मी पड़ गया बेटा। और इनके जो लीडर थे वो थे जार निकोलस। ये मतलब जार निकोलस को सपोर्ट करते थे। आप सोचो, जार निकोलस को सपोर्ट करने वाले अभी तक भी है, जबकि सत्ता जा चुकी है। आपने वो बात सुनी है ना, बाहुबली पिक्चर देखी कि नहीं देखी आपने? उसमें जो है भल्लाल देव भले कितना ही क्रूर था, लेकिन फिर भी कटप्पा था ना, जो उसकी सब बातें मानता था। कटप्पा को पता भी था कि हाँ भैया ये तो जो है भल्लाल देव बहुत बेकार इंसान है, उसके बावजूद भी कटप्पा उसकी बात मानता था कि नहीं। बस वैसे ही यहाँ पे जो जार निकोलस है ना, ये भल्लाल देव है, और ये जो रेड आर्मी, ये सॉरी व्हाइट आर्मी जो है, ये जो है कटप्पा है बेटा, मानते इसकी बातें है, ठीक है। ऐसा अभी भी इनके समर्थन करने वाले लोग थे। तो इन तीनों के बीच में युद्ध चल रहा था। बेसिकली युद्ध तो क्या है, इन तीनों का तो नाम है असलियत
पंचायत में ये और ये दोनों ही लड़ रहे थे, ये तो बीच में अब इनको सपोर्ट करना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, ठीक है ऐसा। अब क्या हुआ, गृह युद्ध के टाइम पे एक और थोड़ी सी एक प्रॉब्लम और आने लग गई। अब वो क्या प्रॉब्लम थी, ध्यान से सुनना है ना। जो सेना थी ना, गृह युद्ध है तो सेना चाहिए ही चाहिए, पर किस्मत की बात यह है कि ये सेना जो है वो टूटने लग गई थी। वो टूटने क्यों लगी थी, क्योंकि जो लेनिन थे उन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि देखो जिसकी जो जमीन है ना किसानों को उनकी जमीन लौटा दी जाए, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनना इस बात को, सेना में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि पहले किसान थे, वो नहीं चाहते थे सेना में भर्ती होना, पर मजबूरन वो सेना में भर्ती हुए थे। जब इनको पता चला कि भैया हमको हमारी जमीन वापस से मिल रही है, तो इन्होंने सोचा कि अब भैया सेना को छोड़ो और दोबारा से अपने घर लौट चलो, अपने घर वालों को संभालेंगे, मस्त खेती करेंगे और अपना काम करेंगे। इसलिए ये सेना को छोड़ छोड़ के जाने लग गए थे, जिससे कि जो है सैनिकों की कमी पड़ने लग गई थी और सेना की जो टुकड़ियां हैं वो खत्म होने लग गई थी, मतलब सेना कम पड़ने लग गई थी, ठीक है। अब जब किसी देश में सेना ही कम पड़ने लग जाएगी, जिस भी पार्टी की वजह से ऐसा हो रहा है, बताओ उस पार्टी के लोग बुराया करेंगे कि नहीं करेंगे। तो जो गैर बोल्शेविक लोग थे वो खूब निंदा करते थे इस बात के लिए कि देखो ये कैसा देश है, इसमें जो सेना ही है वो तो छोड़ छोड़ के जा रही है, देश का क्या भला होगा। इस तरीके का माहौल बनने लग गया था वहां पर, ठीक है। अब क्या हुआ बेटा, ध्यान से सुनना है ना। देखो हर एक इंसान क्या चाहता था, लोगों का क्या मकसद बन गया था उस समय, जैसे ये जो हमारे जार निकोलस थे जिनके पास व्हाइट आर्मी थी, ये भी ये चाहते थे कि इस बोल्शेविक को हराएं हम कैसे भी करके, ठीक है। ऐसे ये जो ग्रीन आर्मी वाले हैं ये भी ये चाहते थे कि इसको हराएं। तो ये दोनों ही इससे लड़ने के चक्कर में अपनी सेना को बढ़ाए जा रहे थे कि भैया सेना बढ़ाओ तभी जाके युद्ध बढ़िया से हो पाएगा। तो ये इनको हराने की कोशिश कर रहे थे इस बोल्शेविक को, है ना। सब लोग एक ही काम चाहते थे कि बस बोल्शेविक हार जाए। अब क्या हुआ, ये दोनों तो इसको हराने की कोशिश कर ही रहे थे, और इन दोनों को जो है दूसरे जो देश है जैसे कि फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, है ना, जापान हो गया, इनसे भी जो है इन दोनों को सपोर्ट मिल रहा था। मतलब ये अपनी सेना को भेजते थे इन दोनों के पास में कि लड़ो तुम इसको और हराओ इस बोल्शेविक को यहां से, है ना। अब ये जो अगल बगल के जो दूसरे देश है ये क्यों हराना चाह रहे थे बोल्शेविक को, तो इसका जवाब ये है बेटा कि बोल्शेविक ने क्या करा, वहां के राजा को हरा दिया था, इस निकोलस को हराया था ना। अब राजतंत्र हाथ से चले गया, एक तरीके से लोकतंत्र लाने की कोशिश कर रहा था ये, है ना। अब जो आजू बाजू के जो देश है यहां पर भी राजा ही थे वहां पर, तो इन सब राजाओं को डर लगने लग गया कि कहीं ऐसा ना हो जाए जैसा रूस में हुआ है, जैसा बोल्शेविक ने किया इस रूस में, ऐसा हमारे साथ नहीं हो जाए। इसीलिए जो है ये इन सब राजाओं को डर लगता था, इसलिए सोचते थे कि वापस से रूस के अंदर जो है जार निकोलस का ही शासन हो जाए तो बहुत बढ़िया रे भैया, है ना। आपस में जो है इसका ही शासन होगा तो वापस से वहीं की वहीं पहले जैसी स्थिति हो जाएगी और हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो चुपचाप बैठ जाएंगे। अगर ये जीत गया तो हमारे यहाँ के लोग जो है वो भी विद्रोह करेंगे और हमको भी हटाएंगे। इसलिए ये लोग जो है इनका सपोर्ट कर रहे थे वहां पर। अब लाख सपोर्ट हो कि कुछ भी हो, फाइनली इस भयंकर लड़ाई के अंदर जो है जीता कौन, जीता वहां पर बोल्शेविक ही। भाई साहब बोल्शेविक जीत गए थे। तो जब बोल्शेविक जीता तो बोल्शेविक के हाथ में बहुत खतरनाक तरीके से पावर आ गई भाई साहब। पूरी पावर जो है, पूरी सत्ता जो है वो बोल्शेविक की हो चुकी थी बच्चों, ठीक है। अब बोल्शेविक बताओ आप किसी से डरेंगे, किसी से नहीं डरने वाले थे। उनको जो करना था वो कर रहे थे वहां पर, ठीक है। तो क्या हुआ, अब इसी बीच अब इतनी लड़ाई झगड़े हो रहे थे भयंकर तरीके से, तो जब ये युद्ध चल रहा था ना उस समय लूट मार बड़ी मची थी बेटा, भयंकर लूट मार, डकैत आ गए थे, है ना, चोरी चकारी, इस तरह की चीजें बहुत हो रही थी। होगी सही ना, लोगों के खाने पीने के फोड़े पड़ गए थे, तो लोग क्या करेंगे, मजबूरन लूट मार करने लग गए थे, डकैती करने लग गए थे, चोरियां करने लग गए थे लोगों के घरों में। इस तरह की एक्टिविटी बहुत ज्यादा होने लग गई थी, ठीक है। और ये जो व्हाइट्स थे ना, जो व्हाइट आर्मी जो थी, ठीक है, वो क्या कर रही थी कि जो भी किसान लोगों ने इनके ऊपर कब्जा, इनकी जमीनों के ऊपर कब्जा कर रखा था। याद है बोल्शेविक ने जो है व्हाइट्स की जो जमीन थी, जो पूरे अमीर लोग थे उनकी जमीन जो थी, उसकी जमीन को जो है किसानों में बांट दिया था। तो व्हाइट को गुस्सा आया था। तो अब व्हाइट्स क्या कर रहे थे कि जो भी किसान लोग हैं ना, जिन्होंने इनकी जमीनों पे कब्जा किया है, उनको ये मार रहे थे पकड़ पकड़ के लो सालो अब करो कब्जा तुम लोग, ठीक है। फाइनली अब वो टाइम आ ही गया जब समाजवादी समाज का निर्माण होने का समय आ गया बेटा, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है समाजवादी समाज का निर्माण, है ना।
गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविक ने उद्योगों और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जारी रखा। मैंने आपको बताया था बोल्शेविक जो है वो उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, है ना। शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था लागू की गई। अब बोल्शेविक जो है वो भैया क्या चाह रहे थे कि अब पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो सेंट्रलाइज हो जाए। सेंट्रलाइज जैसे अपना है कि नहीं है, अपने यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना उस टाइप की चीज बनाने की इन्होंने कोशिश करी थी और व्यवस्था लागू भी कर दी थी इन्होंने, ठीक है। अफसर इस बात का हिसाब लगाते थे कि अर्थव्यवस्था किस तरह के काम कर सकती है। जब अफसर इस बात का हिसाब लगाते थे तो फिर वो क्या करते थे, इस आधार पे वे 5 साल का लक्ष्य तय करते थे, ठीक है। मतलब पहले से डिसाइड कर लेते थे 5 साल कि अगले 5 साल में हम लोग क्या क्या काम करेंगे, कैसे तरक्की करेंगे, इस तरह की चीजें लोगों को बताते थे। और इन्हीं 5 साल जो पहले अगले 5 साल की जो प्लानिंग है ना बेटा कि हम ये करेंगे वो करेंगे, उसी को बोलते हैं पंचवर्षीय योजना। सुना होगा आपने कि पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना मतलब अगले 5 साल में क्या क्या काम हम करेंगे, ये सब चीजें जिस योजना में बता देते हैं उसको पंचवर्षीय योजना कहते हैं बेटा, ठीक है। तो पहली 2 पंचवर्षीय योजना कौन कौन सी थी, एक चली थी 1927 से लेकर 1932 में और एक थी 1933 से लेकर 1938 में, है ना। इस पंचवर्षीय योजना में जो औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने हर एक चीज की जो कीमत है उसको फिक्स कर दिया, मतलब रेटों को फिक्स कर दिया और सरकार ने बोला कि अब महंगाई नहीं बढ़ाएंगे। एक एग्जांपल के लिए समझो कि अगर रोटी जो है मान लो वो 3 रुपए की है तो उस रोटी की कीमत 3 रुपए ही रहेगी, उसकी कीमत हम 4 नहीं करेंगे, 5 नहीं करेंगे, खाने पीने की चीजें कुछ नहीं बढ़ाएंगे, रेटें फिक्स रखेंगे जिससे उद्योगों को भी बढ़ा, लोग खरीदारी करेंगे तो उद्योग बढ़ेंगे इससे, है ना। तो सरकार जो है अब वहां पर जो है वहां की आर्थिक स्थिति सुधार में लाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। ऐसा केंद्रीकृत नियोजन से आर्थिक विकास को काफी गति मिली, ठीक है। अब क्या हुआ, औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा। जब उद्योग बढ़ने लगे जिससे क्या हुआ, तेल की खपत बढ़ने लग गई, कोयले का उत्पादन बढ़ने लग गया, स्टील के प्लांट डलने लग गए। इन सब चीजों में 100% ग्रोथ हो गई थी, सारी की सारी चीजें तरक्की कर रही थी, सब बढ़िया हो रहा था वहां पर। और नए नए औद्योगिक शहर जो है वो अस्तित्व में आ गए थे बेटा। मतलब अलग अलग शहर जो थे, पहले तो भैया सारे सारे उद्योग कहाँ थे, सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर थे और मॉस्को के अंदर थे। अब अलग अलग शहरों में भी उद्योग डल गए थे और पूरा रूस जो है वो तरक्की कर रहा था बेटा वहां पर, ठीक है। ऐसा मगर तेज निर्माण कार्यों के दबाव में कार्य स्थितियां खराब होने लग गई थी। अब आप देखो जब भी कोई सा देश तरक्की करता है तो वहां खूब काम होता है, जब भी जाके उसमें तरक्की होती है, वरना तरक्की नहीं हो सकती है। पर जब अब काम बहुत सारा होता है ना तो उसमें जो मजदूर लोग हैं उनकी बैंड बज जाती है, वो परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे ही हुआ वहां पर, क्या है, एक शहर है मैग्निटोगोर्स्क, शहर में एक स्टील प्लांट का निर्माण हो रहा था, वहां पे एक स्टील का प्लांट बन रहा था। और वो स्टील का प्लांट 3 साल में बना तो दिया उन्होंने, पर इस बीच जो है मजदूरों की बैंड बज गई भयंकर तरीके से, बहुत कठिन जिंदगी गुजारनी पड़ी। पैसे तो वैसे ही कम मिलते थे पर मजदूरों से बहुत काम कराया वहां पर, ठीक है। ऐसा जिसका नतीजा ये हुआ कि पहले ही साल में ये जो काम है ना लगभग 550 बार रुका था। अब 550 बार में आपके मन में डाउट आ जाएगा कि भैया सर दिन तो 365 है, फिर 550 बार, अरे एक एक दिन में 2-2 4-4 बार काम बंद कर दिया जाता था। कभी हड़ताल हो जाती, कभी क्या प्रॉब्लम, कभी क्या प्रॉब्लम, इस तरीके से जो है 550 बार काम बंद हुआ था। इतनी बुरी हालत हो गई थी। और तो और जो बेचारे मजदूर थे ना उनको अगर टॉयलेट भी जाना पड़ता था, एक तो ठंड का टाइम आ, बहुत ठंडी पड़ती है, टॉयलेट जाने के लिए भी वो 4थी मंजिल से उतर के रोड पार करके कहीं टॉयलेट जाते थे। इतनी बुरी हालत हो गई बेचारों की, ठीक है। ऐसा फिर लेकिन सरकार जो है वो मजदूरों के हित में भी कुछ ना कुछ करना ही चाह रही थी, क्योंकि फायदा तो मजदूरों से ही हो रहा था ना। तो सरकार ने क्या किया, मजदूरों के बच्चों के लिए जो है स्कूल वगैरह खोल दिए, है ना। वहां पर जो है बालवाड़ियां बना दी, जहां पे भी वो काम कर रही है ना महिलाएं मजदूर, वो वहां पर जो है जो भी इंडस्ट्री है, उद्योग है, उसके अंदर बालवाड़ियां बना दी। अब बालवाड़ी क्या होती है, किंडरगार्टन, कहने का मतलब खेलने कूदने की जगह, जहां पर जो है उनके बच्चे खेल कूद सके और वो जो उनकी मम्मियां हैं वो वहां पे काम कर सके और पैसे कमा सके, ठीक है। तो बच्चों का ध्यान भी रखना था, तो बच्चे खेल लेते, वो अपने बिजी रहते और उनकी मम्मी जो है, उनके घर वाले जो है वो वहां पे काम करते। जब काम करते तो देश तरक्की करता, इसलिए जो है किंडरगार्टन जैसा कॉन्सेप्ट वहां पे लेके आए थे वो, ठीक है। और सरकार ने जो है लोगों के लिए सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं भी दी। क्या लोग इतना काम कर रहे हैं तो परेशान तो होंगे ही सही, तो इसलिए उनके लिए जो अच्छा हेल्थ मिलना चाहिए, अच्छा इलाज उनके लिए वहां पे प्रोवाइड कराया गया, ठीक है। इन सब चीजों के, और यहाँ तक कि मकान भी बना के दिए लोगों को।
इन सारी चीज़ों के नतीजे जो है सभी जगह एक जैसे नहीं थे, क्योंकि सरकारी संसाधन सीमित थे। अब बताओ, देखो सरकार जो है इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही थी, अपने यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड होती है, पर क्या हर जगह हो रही है? क्या नहीं होती है। शहर शहर में हो जाती है, गाँव तो बेचारे अभी भी ऐसे के ऐसे ही रह जाते। बस ऐसे ही वो सारी की सारी चीज़ें जो है सब दूर नहीं अवेलेबल हो पा रही थी, इतनी फैसिलिटी जो थी वो सब लोगों को नहीं मिल पा रही थी बेटा, ठीक है ऐसा। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, स्टालिनवाद, है ना, और सामूहिकरण। क्या था कि जो बोल्शेविक थे ना, अब उनकी उम्र हो गई थी, वो मर गए थे बेटा, ठीक है। अब बोल्शेविक के मरने के बाद में क्या हुआ, ध्यान से सुनना, 1927 और 28 के आसपास रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया, अकाल जैसी स्थिति हो गई थी, अनाज की कमी पड़ने लग गई थी। और जो सरकार थी सरकार ने अनाज की कीमत फिक्स कर दी थी वहां पे कि भैया तुम इससे ऊपर अनाज नहीं बेच सकते। मान लो सरकार ने फिक्स कर दिया कि भैया तुम 2 रुपए जो किलो है उससे ज्यादा अनाज नहीं बेच सकते वहां पर, तो जो है लोग तो नाराज हो गए, किसान लोग नाराज हो गए, वो तो ज्यादा में बेचना चाह रहे थे, पर सरकार ने फिक्स कर दिया, तो किसान जो है सरकार से काफी नाराज हो गए थे उस समय, ठीक है ऐसा। अब क्या हुआ, जब सरकार ने ये नियम बनाया ना कि हम नहीं बेचने देंगे, ये सब नहीं करने देंगे, अब किसान नाराज भी हो गए, जिससे क्या हुआ, किसानों ने अपना अनाज बेचना ही बंद कर दिया और उन्होंने उस अनाज का स्टॉक करके रख लिया, ठीक है। स्टॉक वो क्यों कर रहे थे, वो ये सोचते थे कि भैया देखो हमारे पास अगर अनाज हम स्टॉक करके रखेंगे तो कल को अगर कीमत बढ़ी तो हम जब कीमत बढ़ेगी तब बेचेंगे, जिससे हमको मुनाफा बहुत ज्यादा होगा। आज भी होता है कि नहीं अपने यहाँ पे, बताओ, अनाज के व्यापारी जो ट्रेडर्स लोग होते करते ना, स्टॉक का काम बहुत सारे लोग करते, तो ऐसे वो सोच रहे थे कि हम इसको अवेयर के रखेंगे, स्टॉक करके रखेंगे, तो जब भाव आएंगे पैसा मिलेगा ज्यादा तब बेचेंगे ताकि मुनाफा ज्यादा होगा। पर वहां पे जो है ये उसकी वजह से अनाज की भयंकर तरीके से कमी होने लग गई थी, लोगों के खाने पीने के फोड़े पड़ने लग गए थे, ठीक है ऐसा। इस स्थिति पर काबू पाने के लिए एंट्री होती है स्टालिन की, जिसका नाम था जोसेफ स्टालिन। इसीलिए हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, स्टालिनवाद। तो स्टालिन ये है, इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो है इनके हाथ में थी पावर कहीं ना कहीं, है ना, ये सरकार में थे, तो इन्होंने क्या करा कि वहां पर जो लोग हैं जो कब्जा कर रहे हैं इन सब चीजों के ऊपर, है ना, उनके पास में जाकर वहां से अनाज को छीन के लाना पड़ेगा, उनसे अनाज लेना पड़ेगा और वापस से जो है पूरे समाज में अनाज बटाना पड़ेगा, तब जाके ही ये सब चीजें ठीक से चल पाएगी और लोगों के खाने पीने की दिक्कतें नहीं होगी, ठीक है ऐसा। अब क्या हुआ बेटा, तो इसने क्या करा, इस स्टालिन ने अपने जो लोग थे, अपने जो सैनिक थे, उसको इन्होंने जो है सब लोगों के पास में भेजा और उनसे अनाज लिया इन्होंने, ठीक है। और जो बड़े बड़े जो लोग थे उनके यहाँ पे छापे डलवाए और वहां से जबरदस्ती अनाज या तो वो बेच देते तो बढ़िया है कि भैया पैसे लेके दे दो, नहीं दे रहे तो डंडे मार के ले लेते थे कि चलो वापस करो हमको हमारा अनाज वापस, है ना। इस तरीके से ये सब चीजें सही करने की कोशिश कर रहे थे। अब क्या हुआ, देखो ध्यान से सुनना, जो संपन्न किसान है ना, रूस के जो पैसे वाले किसान हैं, उनको वहां पर कुलक बोलते थे। क्या बोलते थे, कुलक। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया कुलक किसको कहते थे, तो याद रखना रूस में संपन्न किसानों को कुलक कहा जाता है। ये 1 नंबर में पूछा जा सकता है आपको कि रूस के अंदर संपन्न किसानों को कुलक कहा जाता है बेटा वहां पर, ठीक है ऐसा। सरकार ने जब इतनी सारी चीजें करी, सब कुछ कर लिया, तब भी वहां पर अनाज की कमी जो है वो खत्म ही नहीं हुई, अनाज की कमी अभी भी थी। तो फिर जो है स्टालिन ने क्या किया, वहां पे सोचा कि यार लोग तो चोरी छुपे अनाज बेच ही नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं दबा के बैठे हुए हैं। अब इसका एक ही इलाज है कि ये जो पूरी जमीन है ना बेटा, इसका सामूहिकरण कर दिया जाए। मतलब कि एक आदमी के पास में जमीन नहीं होनी चाहिए, ये जमीन जो है सब पूरे समाज में बांट दी जाए, तो ये समस्या ही अपने आप खत्म हो जाएगी, अमीर गरीब का लफड़ा ही खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। इससे और भी फायदे थे, सामूहिकरण करने से और भी क्या क्या फायदे थे, जरा ध्यान से सुनो। मान लो कोई किसान है जिसके पास जमीन है, अब कम जमीन है उसके पास में, तो मॉडर्न तरीके से टेक्नोलॉजी लगा के तो खेती कर ही नहीं पा रहा था ना, क्योंकि एक छोटी सी जमीन है 1 बीघा की, उसमें वो क्या ही कर लेगा, क्या टेक्नोलॉजी लगा लेगा, कौन सी मशीनें यूज कर लेगा, कर ही नहीं पाएगा वो, है ना। तो इसलिए सरकार क्या चाहती थी कि जो छोटी छोटी जमीन है इन सबको एक करके एक बड़ी जमीन में कन्वर्ट करना चाह रही थी, सबको मिलाना चाह रही थी। इसी को सामूहिकरण कहते हैं बेटा, है ना। छोटी छोटी जमीनों को आपस में मिलाकर एक बड़ी जमीन बना देना, जिसको सामूहिकरण कहलाता है। अब इस सामूहिकरण की जब पूरी एक साथ बड़ी जमीन हो जाती है तो इस पे अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज करके, मशीनें चलाकर ज्यादा से ज्यादा खेती की जा सकती है, ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा किया जा सकता है, जिससे अनाज की जो कमी है वो समस्या खत्म हो जाती। ऐसा सोचते थे स्टालिन, ठीक है। लेकिन अब इन्होंने देखो लोगों से जमीनें छीनी भी सही अपनी अपनी, ये जो अलग अलग लोग थे ना, इनकी जमीनें छीन छीन के इन्होंने जो है पूरी एक बड़ी जमीन बनाई है। तो ऑब्वियस सी बात
बात है, ये लोग तो नाराज रहेंगे से स्टालिन से, तो स्टालिन के ऊपर ये पहले से ही गुस्सा थे, गुस्सा तो भयंकर आ रहा था इनको, पर अब क्या कर सकते हैं, सरकार के आगे कोई क्या कर सकता है। ठीक है, 1929 के अंदर पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेती करने का आदेश दे दिया था। सामूहिक खेती जब किसान करते, सब लोग मेहनत करते थे, इससे जो भी मुनाफा होता था उस मुनाफे को ये आपस में बांट लेते थे। लेकिन ये बात बड़ी अच्छी थी, पर ये जो अमीर किसान थे ना, जो कुलक थे, उनको ये बात नहीं जमती थी। क्यों नहीं जमती थी? क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करी थी बेचारों ने, और उनकी ही जमीनों को जो है किसानों के बीच में बांटा, तो भैया उनको बहुत बुरा लगता था, तो उन्होंने गुस्सा गए थे, इनको चिढ़ आ गई थी, इसलिए इन्होंने गुस्से में क्या किया कि इनके जो यहाँ पे जानवर थे ना, इन जानवरों को इन्होंने मारना शुरू कर दिया। 1/3 से ज्यादा जानवरों को इन्होंने मार दिया वहां पर बेटा। ठीक है, अब जब सरकार को ये बात पता चली कि ये जो कुलक है, ये जो अमीर किसान है, ये तो विरोध कर रहे हैं, है ना, तो सरकार ने क्या करा कि इन सामूहिकरण के विरोध करने वाले किसानों को जेल में डाल देते थे, मतलब उनको सजा दे देते थे बेटा ये। ठीक है, ऐसा। और इतनी सारी चीजें हुई, सब कुछ हुआ, उसके बावजूद भी कोई उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई, कोई अनाज नहीं बढ़ा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, और उल्टा काम हो गया। 1930 और 33 में फसल खराब हो गई, जिसकी वजह से भयंकर अकाल पड़ा, जिसकी वजह से जो है 40 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे, और बेकार काम हो गया था। ठीक है, और जो लोग विरोध कर रहे थे, अब इतना बुरी स्थिति आ गई तो लोग तो बोलेंगे, तो जो लोग भी बोल रहे थे, सरकार क्या कर रही थी, जबरदस्ती स्टालिन जो है उनको जेल में डाल देते थे। ठीक है, और कभी कभी तो उनको मार भी देते थे, कोई ज्यादा बोलता था तो इस तरीके की चीजें होने लग गई, जिसकी वजह से लगभग जो है यहाँ पे 20 लाख से ज्यादा लोगों को जेल में डाला, और कई सारे लोगों को तो मार दिया गया था वहां पर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव। मतलब जो रूस की क्रांति हुई थी, जिससे सोवियत संघ बना था, इन सबका पूरी दुनिया में क्या क्या इफेक्ट हुए, पूरे विश्व पे इसका क्या प्रभाव पड़ा, तो बहुत सारा प्रभाव पड़ा। देखो क्या था कि एक तो जो बोल्शेविक ने ये जो काम किया ना, इसको ये समाजवादी जो पार्टियां है ना, वो इसके काम को अच्छा नहीं मानती थी कि यार इसने जिस तरीके से शासन किया वो अच्छा नहीं था, इसने तो बहुत ज्यादा ही नाटकबाजी भी करी है, बहुत लोगों को मरवाया भी है ना। लेकिन इसके बारे में एक अच्छी चीज ये थी कि इसने जो है लोगों को, ऐसे लोगों को सपोर्ट किया है जो मेहनत कश वाले हो, मतलब इसने राजा महाराजा वाला कंसेप्ट हटा दिया था, तो इसकी चीजें कुछ फेमस भी हो गई थी, पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई थी कि यार ये बढ़िया किया इसने एक तरीके से, है ना। इसीलिए जो अलग अलग देश थे वहां पर जो है लोगों ने अपनी अपनी कम्युनिस्ट पार्टी बनाना शुरू भी कर दिया। जैसे इंग्लैंड के अंदर भी एक कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी, जो थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के नाम से फेमस हुई थी वहां पर। ठीक है, ऐसा। बोल्शेविक ने और भी बाकी जो उपनिवेश थे उनको भी बोला कि तुम भी मेरे जैसा ही काम करो और हटाओ अपने राजा को। ठीक है, अपनी पावर, अपने देश की पावर अपने ही लोगों के पास में रखो, अपनी जनता के बीच में होनी चाहिए पावर। ठीक है, लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, तब तक सोवियत संघ की वजह से समाजवाद को एक वैश्विक पहचान और हैसियत मिल चुकी थी। मतलब दूसरे विश्व युद्ध तक जो है समाजवाद का जो कंसेप्ट है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था, पूरी दुनिया में वर्ल्ड फेमस हो गया था ये वाला कॉन्सेप्ट, सोशलिज्म वाला। ठीक है, ऐसा। अब रूसी क्रांति की वजह से हमारे उसका इफेक्ट जो है हमारे भारत के ऊपर भी पड़ा था, है ना, ऐसा। उनमें से कई ने कम्युनिस्ट विश्वविद्यालय में शिक्षा भी प्राप्त करी थी, बहुत सारे भारतीयों ने जो है कम्युनिस्ट विश्वविद्यालय में जाके शिक्षा भी प्राप्त करी थी, और 1920 के दशक में भारत में भी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कर लिया था। हमारे इंडिया के अंदर भी जो है 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी बेटा। ठीक है, ऐसा। इस पार्टी के सदस्य सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के संपर्क में रहते थे, है ना, जो यूरोप की पार्टी थी ना सोवियत, उसमें उसके कांटेक्ट में रहते थे ये लोग, है ना। रूस जाने वाले भारतीयों में जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, ये लोग भी थे। ठीक है, जिन्होंने सोवियत समाजवाद के बारे में लिखा भी, और भारतीय लेखन में सोवियत रूस की अलग अलग छवियां दिखाई देती थी। मतलब इन लोग, कुछ लोगों ने तो किताबें भी लिखी थी सोवियत रूस, सोवियत संघ के बारे में, समाजवाद के बारे में। ठीक है, ऐसा। तो इसी के साथ अपना यह चैप्टर होता है खत्म बेटा। मैंने आप लोगों को जो है मेरे इस चैनल के ऊपर मैथ्स, साइंस और एसएसटी, ठीक है, क्लास 9th की मैथ्स, साइंस, एसएसटी पूरा कंप्लीट पढ़ाया है बेटा, वो भी एनिमेशन के साथ में। आप जाकर देख सकते हो। मेरा चैनल अगर आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लेना, पढ़ाई अच्छे से कर लेना। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, नेक्स्ट चैप्टर को समझेंगे, इसी तरीके से समझाऊंगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।